हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। सो इस चैप्टर को इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेटा एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक्स आपके कवर हैं ऑफ दिस चैप्टर, वो सारे आपके इन डेप्थ कवर हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस इन बिटवीन द चैप्टर होंगे वो सब आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी वीडियो। सो बेसिकली इस वीडियो में जो भी इंडिया की बात हुई है वो मिडिवल पीरियड की बात हुई है। तो पहले सीखते हैं बेटा, जानते हैं मिडिवल पीरियड क्या होता है। इफ आई ड्रॉ अ रेफरेंस लाइन, जिससे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, रेफरेंस लाइन। अभी देखिए जैसे 2026 आपका चल रहा है एंड स्टार्टिंग से लेते हैं। ये कोई जो बीच का टाइम पीरियड है आपका फ्रॉम 1200 टू 1720। जो 1200 से लेके 1720 का टाइम फ्रेम है, इसे बोला गया है मिडिवल पीरियड। सो इस चैप्टर में हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे इस टाइमलाइन के रेफरेंस में पढ़ेंगे कि इस टाइमलाइन पे क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे इंडियाज का जो मैप है वो रीशेप हुआ था। मैप रीशेप से मतलब है कि पहले कोई रूलर आया, उसके बाद दूसरा रूलर आया। तो होता क्या है बेटा, जब भी नया रूलर आता है तो तो जो जहाँ पे पुराने वाले रूलर की जो टेरिटरी है, वो कुछ नई टेरिटरी नया रूलर अपने कब्जे में करता है। यानी जो पुराने वाले रूलर की टेरिटरी है उसे कुछ एक्सटेंड करता है। कोई नई टेरिटरी पे जाएगा, नई लैंड पे जाएगा, नई लैंड पे जाके कब्जा करेगा वो। तो ऐसे जो मैप होता है वो हमेशा बढ़ता जाता है। तो इंडियाज में इस टाइम फ्रेम में काफी सारे रूलर आए। कुछ ने ज्यादा लैंड अपने बेटा कब्जे में करी, कुछ ने थोड़ी और ज्यादा लैंड अक्वायर करी। तो उससे हुआ क्या, जो इंडिया का मैप है वो हमेशा चेंज होता रहा विद इन दिस टाइम फ्रेम। तो वही आपके चैप्टर का नाम है, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। और इस चैप्टर को हम इन डेप्थ कवर करते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे मिडिवल पीरियड क्या होता है, जो भी मैंने आपको बताया था टाइम फ्रेम में, और मिडिवल का मतलब क्या होता है, और क्या क्या यहाँ पे दिल्ली सल्तनत क्या थी, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन आया था बेसिकली, और कौन कौन किसने राज किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट साउथ में एक आपकी एम्पायर थी, विजयनगर एम्पायर। उसके बारे में बेटा पढ़ेंगे कि विजयनगर एम्पायर में कौन कौन थे, और कौन सा फेमस वहाँ पे किंग था विजयनगर एम्पायर पे। अपार्ट फ्रॉम दैट मुगल दिल्ली सल्तनत के बाद आपकी मुगल एम्पायर आती है। मुगल एम्पायर में कौन कौन था, किसने क्या क्या काम किया। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मुगल्स को कुछ एरियाज से काफी सारा विरोध मिला था, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे, किसने मुगल एम्पायर का विरोध किया था और कैसे कैसे विरोध किया। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे विद इन दिस चैप्टर ओनली। सो बेटा, सबसे पहली बात कि बाहर से रूलर्स इंडिया पर आए थे, अटैक करने के लिए आए थे, यहाँ पे बसने के लिए आए थे। तो क्यों आए थे, वाई हैव दे कम टू इंडिया, क्यों उन्होंने इंडिया को चुना, ऐसा क्या था इंडिया के पास कि उन्हें इंडिया इतना भाया कि इंडिया पे ही उन्होंने अपना साम्राज्य जमाना चाहा। तो बेटा सबसे पहला जो रीजन था वो था कि इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक गोल्ड, इंडिया के पास बहुत सारा गोल्ड था। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के पास बेटा कॉटन बहुत पर्याप्त मात्रा में था, कॉटन सिल्क। और इंडिया के पास बेटा अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो स्पाइसेस भी बहुत सारे वैरायटीज के स्पाइसेस थे यहाँ पर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडिया का क्लाइमेट था वो सुटेबल था फॉर एग्रीकल्चर। तो इससे होता क्या था, जब भी कोई रूलर बाहर से इंडिया पे अटैक करता था, उसे लगता था कि चलो यहीं पे ही बस जाते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट भी सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, और बेसिकली ट्रेड में भी जिससे बढ़ावा मिलता है। तो उन्होंने इंडिया में बसना अच्छा समझा उस टाइम पे। दैट्स वाई मेनी रूलर्स आए और वो यहीं पे उन्होंने बसा, अपनी डायनेस्टी चलाई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के पास बेटा बहुत सारा वेल्थ था, बहुत सारा पैसा था। तो ये सारी चीजें जो भी आपके अटैकर्स थे, जो जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया, या कह सकते हैं रूलर्स थे इंडिया पे जिन्होंने रूल किया, ये सारी चीजें उन्हें भाई। दैट्स वाई दे हैव कम टू इंडिया। अच्छा, इसके अलावा कुछ और उनके अपने रिलीजियस रीजंस रहे हैं, पॉलिटिकल रीजंस रहे हैं, जिस कारण से वो इंडिया पर आए। पहला रीजन तो ये रहा है बेटा कि वो लोग चाहते थे, जैसे कोई मान लो इस्लामिक धर्म का है,
तो वो उस टाइम पे चाहता था कि मेरा इस्लामिक धर्म और फले फूले। तो बेसिकली कुछ उनके रिलीजियस रीजन रहे थे जिसके कारण वो इंडिया पर आए। ठीक है ना। सम इन्वेटर बिलीव इट वॉज देयर ड्यूटी टू स्प्रेड देयर फेथ, रिलीजियस आइडियोलॉजी वॉज यूज टू जस्टिफाई मिलिट्री कैंपेन्स। इसका मतलब ये है कि कभी भी जैसे कहीं पे मेरे को लोगों को बोलना है कि चलो यहाँ पे चल के अटैक करते हैं, तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो लोग नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि चलो चलते हैं इस्लाम का प्रचार करते हैं, तो बेटा माइट भी कि वहां पे लोगों को लगेगा कि हाँ हमें अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए, अपने रिलीजन का प्रचार करना चाहिए। तो वहां पे लोग फिर ज्यादा मात्रा में अकोमोडेट हो जाते हैं, और फिर ऐसे लोगों को बहलाना थोड़ा इजी रहता है। तो बेसिकली कुछ रिलीजियस मोटिवेशंस भी थे इंडिया पे अटैक करने के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के पास बहुत सारी वेल्थ थी, टेरिटरी थी, बहुत अच्छी अच्छी लैंड थी, फर्टाइल लैंड थी हमारे पास। एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी थे कि क्या कहते हैं कि लोग चाहते थे यहाँ पे जो भी अटैक करने आया कि राज करना चाहते थे, अपनी डायनेस्टी बनाना चाहते थे। ठीक है। तो ये सारे कुछ रीजंस रहे हैं जिसके कारण अफगानिस्तान से लोग आए अटैक करने इंडिया पे, और टर्की से लोग आए। तो बेसिकली जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया मोस्टली वो टर्की से आए या अफगानिस्तान से आए, या हम कह सकते हैं मंगोल। मंगोल ये वो लोग थे जो चाइना से आए थे। ठीक। सो इन दिस चैप्टर जो मेजोरिटी ऑफ रूलर्स विच हैव केम टू इंडिया और अटैकर्स विच हैव केम टू इंडिया, मोस्टली वो टर्की से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, या मंगोल से आए हैं। ठीक है। चलो बेटा, अब देखो मिडिवल पीरियड के बारे में थोड़ा जानते हैं कि मिडिवल पीरियड क्या है। तो बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो मैंने आपको बताया था 1200 से लेके 1720 तक बेसिकली इसे मिडिवल पीरियड बोला जाता है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंडियन मिडिवल पीरियड ब्रॉडली रेफर्स टू रफली बिटवीन 11th टू 17th सेंचुरी बेसिकली। ठीक है। अब देखो बेटा इस पीरियड में क्या हुआ था इंडिया के अंदर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वॉर्स हुई थी, वॉर्स एंड इन्वेंशंस बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने अटैक किया था इंडिया पे। अपार्ट फ्रॉम दैट वॉर तो हुई, लेकिन कुछ ऐसे कुछ ऐसे रूलर्स भी आए जिन्होंने बेटा काफ़ी आर्ट को प्रोत्साहित किया, आर्ट को, लिटरेचर को, कल्चरल एक्सचेंज को इन्होंने बढ़ावा दिया। तो कुछ कुछ ऐसे रूलर्स भी आए इंडिया पे जिनके कारण हमारी आर्ट आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इन सबको बहुत सारा प्रोत्साहन मिला। प्रोत्साहन मतलब बहुत सारा बढ़ावा मिला इन सब। अब देखो बेटा, अब जब भी कोई बाहर से आता है तो इंडिया में जैसे संस्कृत उस टाइम पे बोली जाती ये थी। अगर कोई बाहर से आया पर्शिया में बात कर रहा है बेटा, पर्शियंस अटैकर्स आए, तो डेफिनेटली पर्शिया भी बोली जाने लगी होगी। तो कुछ लैंग्वेजेस भी एक्सचेंज हुई, तो न्यू लैंग्वेजेस लाइक उर्दू इमर्ज, उर्दू नई लैंग्वेज उर्दू इमर्ज हुई, और बहुत सारा ट्रेड फ्लरिश्ड हुआ क्योंकि नए रूट्स खुले। ठीक है ना, सिटी ग्रो हुए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें इंडिया में हुई, तभी इसे बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग। क्या बोला जाता है? हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग। अब देखो बेटा, जो सबसे पहले इंडिया पे जिसने अटैक किया था उसका नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। अब बेसिकली जो मोहम्मद गौरी है आपका, वेट, मोहम्मद गौरी आपका अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान से आने के बाद ये इंडिया में इसने अटैक किया, और उस टाइम पे इंडिया में जो राजा थे उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान से इन्होंने अटैक किया। सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन हुई। सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन, आई एम राइटिंग इट डाउन ऑल्सो। सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन ये हुई थी आपकी 1792 में बेसिकली। सो हुआ क्या था, सेकंड बैटल ऑफ ट्राइंग में जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो जब मोहम्मद गौरी जीत गया था उसके बाद उसने इंडिया पे कुछ टाइम तक राज किया। लेकिन इन 1206 में बेटा उसकी डेथ हो जाती है।
उसकी डेथ हो जाती है, तो इसी का एक स्लेव जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी का एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपनी डायनेस्टी स्टार्ट करी, उसने अपनी खुद की एक डायनेस्टी स्टार्ट करी जिसे बोला गया स्लेव डायनेस्टी। क्या बोला गया? स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि ये स्लेव ने स्टार्ट करी। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि स्लेव ने कैसे डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। इसे बोला गया है स्लेव, लेकिन ये उसका राइट हैंड था। जो मोहम्मद गौरी था उसका राइट हैंड था कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली। तो दैट्स वाई इस डायनेस्टी का नाम दिया गया स्लेव डायनेस्टी। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि सेकेंड बैटल ऑफ ट्रायन हुई थी 1192 में, और जो स्लेव डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड हुई थी उसे वो कब स्टैब्लिश्ड हुई थी बेटा? 1206 में स्टैब्लिश्ड हुई थी। अब देखो, जो स्लेव डायनेस्टी है इसका एक और नाम है, उसे बोलते हैं मामलुक डायनेस्टी भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मामलुक डायनेस्टी। तो यही लिखा है, अ हिस्टोरिक बैटल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया दैट एंडेड राजपूत डोमिनेंस, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे। तो जब ये हार गए थे तो इट ओपन द डोर टू टर्किक अफगान रूल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। जो आपके मोहम्मद गौरी थे ये टर्किक अफगान थे, बेसिकली टर्की और अफगानिस्तान से रिलेशन रखते थे। तो वहां के दरवाजे खुल गए इंडिया में आने के लिए, और बेसिकली मोहम्मद गौरी के बाद भी बहुत सारे रूलर्स आए टर्की और अफगानिस्तान और टर्की से बेसिकली। सो आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये जो बेटा एक आपकी नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन हुई थी 1792 में। इससे पहले आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन भी हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन ये आपकी 1791 में हुई थी। इसमें भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फाइट हुई थी। लेकिन इस बैटल में क्या हुआ था? इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और उन्होंने मोहम्मद गौरी को जाने दिया था। अब मोहम्मद गौरी एक साल बाद दोबारा से आता है, और अब की लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो अगर वो उस टाइम जाने नहीं देते तो हो सकता है कि आज ये हिस्ट्री क्रिएट ही ना होती आगे तक की। ठीक है, अब देखो बेटा, ये तो हो गई बात। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये कि 1206 में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है, दिल्ली सल्तनत कब स्टेब्लिश हुई थी? 1206 में। और किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने हराया था। किसे? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। वही लिखा है यहाँ पे 1206 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। द फर्स्ट सुल्तान टुक द थ्रोन इन दिल्ली, लॉन्चिंग ओवर 3 centuries ऑफ टर्किक अफगान रूल ओवर नॉर्दर्न इंडिया। अब देखो बेटा, पृथ्वीराज चौहान डिफीट इन 1192 की क्या नाम था बैटल का? सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन। मोहम्मद गौरी कंट्रोल्स नॉर्दर्न इंडिया। गौरी असैसिनेटेड इन 1206। असैसिनेटेड का मतलब मार दिया गया उन्हें, 1206 में मार दिया गया। और 1206 में ही आपकी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई। किसने स्टार्ट करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस डायनेस्टी को क्या बोला गया? मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी। और उसकी कैपिटल क्या थी बेटा? दिल्ली बिकेम द कैपिटल। इस तरीके से आपकी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई है 1206 में। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन कब हुई? 1792 में। दिल्ली सल्तनत कब स्टैब्लिश हुई? 1206 में। ठीक, वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। अब देखो, आपको बेसिकली ये नहीं याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करी थी। उसके बाद कौन रूलर आया, जैसे उसके बाद इल्तुमिश आए थे, उसके बाद रजिया सुल्तान आई थी। ये सब आपको याद नहीं रखना है। आपके कोर्स में है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूलर्स जो आए थे और उन्होंने क्या काम किया था बेसिकली। तो सबसे पहले जो डायनेस्टी आई थी वो थी मामलुक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी? मामलुक। अच्छा, इनकी डेट्स भी नहीं याद रखनी है आपको, बस इनका सीरियल याद रखना है। रफली आपको एक आइडिया होना चाहिए कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, उसके बाद में कौन आया। तो सबसे पहले डायनेस्टी आई मामलुक डायनेस्टी, जिसे हम बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। डेट ऑफ रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं, 1206 से 1290 तक ये चली थी। किसने फाउंड करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड करी थी। और जो कि था एक स्लेव था, किसका? मोहम्मद गौरी का स्लेव था। उसके बाद में बेटा कौन सी डायनेस्टी आई? उसके बाद में आई खिलजी डायनेस्टी आपकी। इसमें आप पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कि अलाउद्दीन कैसे, अलाउद्दीन खिलजी बहुत एग्रेसिव रूलर थे, मिलिट्री रिफॉर्म्स कैसे लाए वो। फिर उसके बाद आई बेटा तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में मोस्टली हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा क्या काम किया था कि तुगलक डायनेस्टी बिल्कुल अपने डाउनफॉल पे आ गई थी। आफ्टर दैट कौन सी डायनेस्टी आई? सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी कुछ ही टाइम तक रही थी, क्योंकि उस डायनेस्टी में तिमूर एक बाहर से आया था,
अटैकर था तिमूर, उसने हमारे इंडिया पे अटैक किया था और बहुत सारे मंदिरों को तबाह किया था, बहुत सारा वेल्थ हमारे इंडिया से वो लेके चला गया था। तो सैयद डायनेस्टी में क्या हुआ था, फिर लास्ट डायनेस्टी आई लोधी डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टीज आपकी आई हैं। पहली कौन सी आई है, मामलुक यानी स्लेव डायनेस्टी। सेकंड इज खिलजी डायनेस्टी, थर्ड वन तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ वन सैयद डायनेस्टी एंड फिफ्थ वन लोधी डायनेस्टी। आपको सीरियल सबके पता होने चाहिए। 5 डायनेस्टी हैं, मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद एज वेल एज लोधी। वन बाय वन हम इन्हें देखेंगे। अब देखो बेटा, जब आपकी स्लेव डायनेस्टी खत्म हुई, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक वाली डायनेस्टी जब खत्म हुई है आपके, उसमें काफ़ी सारे रूलर्स आए थे। रूलर्स के बारे में आपको नहीं जानना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इल्तुमिश, रजिया सुल्तान, इन सब के बारे में आपको नहीं जानना है। आपको बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। तो अब इसके बाद में आती है खिलजी डायनेस्टी। कौन सी, मामलुक डायनेस्टी के बाद आती है खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी डायनेस्टी में बेसिकली खिलजी डायनेस्टी में जो स्टार्ट करने वाले होते हैं उनका नाम होता है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम होता है बेटा, जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी के दामाद एक होते हैं जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या करते हैं, ये जो अपने फादर इन लॉ है यानी जलालुद्दीन खिलजी, फादर इन लॉ यानी उनकी जो वाइफ है उनके फादर, उन्हें ये मार देते हैं। जलालुद्दीन खिलजी को मार देते हैं और अपनी खुद की डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डायनेस्टी तो स्टार्ट जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी, लेकिन ये उन्हें मार देते हैं। मारने के बाद राजपाट खुद खुद से अपना संभालते हैं ये। और इन्हें बोला जाता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड कंट्रोवर्शियल रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोला जाता है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड कंट्रोवर्शियल रूलर, क्योंकि ये जहां भी जाते थे पूरे पूरे शहर तबाह कर देते थे। बहुत सारे प्लंडर कर देते थे। प्लंडर मतलब लूटते थे। प्रॉस्परस सिटीज एंड ब्रिंगिंग इनॉर्मस वेल्थ बैक टू दिल्ली। तो बेसिकली होता क्या था, जब भी किसी रूलर को वेल्थ चाहिए होता था तो फिर वो नई नई लैंड अक्वायर करता था, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाता था। अब वहाँ के लोगों को गुलाम बनाने के बाद, उन्हें स्लेव बनाने के बाद बेटा वो स्लेव बेच देते थे दूसरे कंट्रीज को स्लेव। कहीं उनका जो वेल्थ लूटते थे, उस लूटे हुए वेल्थ से ही अपना राजपाट सब चलाते थे। अपनी मिलिट्रीज को फंडिंग उस लूटे हुए वेल्थ से ही होती थी। तो वैसे ही इन्होंने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारा एरियाज अक्वायर किया, कैंपेन्स चलाए नॉर्थ पे, सेंट्रल इंडिया में। बहुत सारे सिटी को प्लंडर किया, प्लंडर मतलब तबाह कर दिए सिटी। इनॉर्मस वेल्थ जिससे मिला वो दिल्ली में वापस लाए, जिसके कारण उनकी आर्मी वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट ऑर्गेनाइज इन सब कॉन्टिनेंट। उनकी आर्मी लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट हो गई और बेस्ट ऑर्गेनाइज हो गई। अच्छा, इनके बारे में एक अच्छी चीज ये है कि इन्होंने उस टाइम पे चाइना से कुछ आक्रमणकारी आ रहे थे जिन्हें हम मंगोल्स कहते थे। तो इन्होंने बेसिकली मंगोल से बचाया था इंडिया को, क्योंकि ये बहुत खतरनाक थे। जहां भी जाते थे बहुत तबाही मचाते थे, सब लूट के ले जाते थे। तो उस टाइम भी मंगोल्स आ रहे थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि इंडिया में ही थे, उनके पास अपनी आर्मी थी। तो मंगोल बेसिकली घबरा गए कि हमारे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे अगर इनसे वॉर होगी। तो मंगोल पीछे हट गए थे, फिर इंडिया में मंगोल ने अटैक नहीं किया था। सो द मंगोल वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग मिलिट्री फोर्सेज इन वर्ल्ड हिस्ट्री, अटेम्प्टिंग मल्टीपल इन्वेंशंस ऑफ इंडिया। तो अलाउद्दीन खिलजी सक्सेसफुली रिपेल्ड दीज इन्वेंशंस। अब देखो, अब बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी का ही एक इन्हीं का एक बेटा स्लेव जनरल था, यानी एक जनरल था इनका जिसे स्लेव जनरल बोला गया है। उसका नाम था मलिक कफूर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी को एक्सपेंड करने में। इन्होंने क्या काम किया, मलिक कफूर ने, मलिक कफूर साउथ में गए, साउथ में इन्होंने वॉर्स लड़े बहुत सारे, और साउथ की टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया। टेरिटरी मतलब साउथ की लैंड को ऑक्यूपाई किया, और बहुत सारी लैंड इन्होंने ऑक्यूपाई कर दी, जिस कारण से बहुत सारी जो भी लूटपाट आ रहा था ये अलाउद्दीन खिलजी को सप्लाई करते गए, और वहां पे वेल्थ पहुंचती गई दिल्ली में। तो मलिक कफूर लेड सम ऑफ द मोस्ट डेयरिंग मिलिट्री रेड्स इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, ट्रेवलिंग डीप इनटू द साउदर्न इंडिया फार बियॉन्ड वेयर सल्तनत हैड रीच्ड बिफोर। कहाँ कहाँ, डेक्कन का मतलब साउथ ही होता है। बहुत सारी रेड करी। कहाँ पे रेड करी, ये सिटीज आर इंपॉर्टेंट, इसलिए याद कर लेना। कहाँ कहाँ रेड करी थी इन्होंने, श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम और पॉसिबली रामेश्वरम पे भी करी थी इन्होंने। तो ये सिटीज इंपॉर्टेंट है। मलिक कपूर ने कहाँ कहाँ रेड करी थी, श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम, रामेश्वरम। कहाँ पे करी थी, डेक्कन यानी साउथ के एरिया में करी थी इंडिया के। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे बेटा हुआ क्या क्या, जब वो वहां पे जीते, वॉर्स जीते, तो वहां पे जो भी वेल्थ था, घोड़े थे, एलिफेंट थे, इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड ट्रेजर, वो सब ये वापस लेके आ गए। ठीक है ना, ये नहीं मिला, वहां से जीता इन्होंने ये सारी चीजें।
एंड जो भी वेल्थ था उससे सल्तनत आर्मी को फंडिंग हुई काफ़ी सारी। चलो, अब स्लेव डायनेस्टी हो गई, आपको पता चल गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करी थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी इनके मेन थे खिलजी डायनेस्टी में। आफ्टर दैट खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? तुगलक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी बेटा? तुगलक डायनेस्टी। अब तुगलक डायनेस्टी की बात करेंगे तो तुगलक डायनेस्टी में बेसिकली जो तुगलक डायनेस्टी की हम बात करेंगे। तुगलक डायनेस्टी में जो मेन यहाँ पे रूलर थे उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब इनके बारे में बेटा कहा जाता है कि ये बहुत मॉडर्न सोच के थे। मॉडर्न सोच के थे, ये चाहते थे रिफॉर्म क्रांति लाना, लेकिन जो भी ये करते थे उसका उल्टा ही हो जाता था। जैसे उस टाइम इन्होंने सोचा कि टोकन करेंसी लगाई जाए, जैसे आज के तारीख में हम नोट यूज़ करते हैं वैसे उन्होंने सोचा टोकन करेंसी लाई जाए कि गोल्ड और सिल्वर की जगह अगर हम कॉपर की वैल्यू गोल्ड सिल्वर के बराबर बना दें और कॉपर को एक तरीके से सोने के बदले में यूज़ करें तो मतलब एक्सचेंज अच्छा होगा। बट हुआ क्या, सब लोगों ने आर्टिफिशियल कॉपर के सिक्के बना लिए जिससे उनकी वैल्यू गोल्ड के बराबर हो गई और सभी अमीर हो गए बेसिकली। मार्केट में एक तरीके से मार्केट में बहुत अफरा तफरी मच गई थी। तो वहाँ पे इनकी पॉलिसीज फेल हो गई, टोकन करेंसी वाली पॉलिसी फेल हो गई क्योंकि लोग नकली करेंसी बनाने लगे थे और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया बेसिकली। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने सोचा कि अपनी कैपिटल दिल्ली से मैं दौलताबाद ट्रांसफ़र कर देता हूँ क्योंकि दौलताबाद महाराष्ट्र में है, थोड़ा सेंट्रल एशिया में है, वहाँ से मेरे को गवर्न करना ईजी होगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि लोग जब दिल्ली से दौलताबाद पैदल जाने लगे तो बेटा बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर गए। भुखमरी के कारण रास्ते में ही मर गए, थकान भुखमरी के कारण। और फिर इन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया, वापस से दिल्ली आ गए, फिर रास्ते से बीच रास्ते से ही लौट के दिल्ली आ गए। तो इससे लोगों में इनकी प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई और बेसिकली ये डायनेस्टी भी अपने डिक्लाइन पे आने लगी क्योंकि इनकी पॉलिसीज जो है वो अगेंस्ट हो गई थी एक तरीके से पूरे एम्पायर के। तो बेटा वही लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड कंट्रोवर्शियल रूलर हैं ये इन इंडियन हिस्ट्री। ही वॉज हाईली एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे थे ये, लाना रिफॉर्म्स चाहते थे लेकिन कुछ उल्टा हो गया। स्पोक मल्टीपल लैंग्वेज एंड हैड इनॉर्मस एम्बिशन। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। देखो टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा था, टोकन करेंसी बनाई, कॉपर के कॉइन किसके बराबर कर दिए थे? गोल्ड के बराबर कर दिए थे। कैपिटल ट्रांसफर टू दौलताबाद, जिससे हुआ क्या, कुछ अगेंस्ट ही हो गया था। ठीक, अब देखो सेवरल लेबर्स वर फोर्स टू वॉक 100 of kilometers टू द न्यू कैपिटल, मेनी डाइड ऑन द वे। तो जिससे क्या हुआ, बहुत सारी हार्डशिप इन्हें फेस करनी पड़ी। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बेटा अब देखो हुआ कुछ ऐसा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही एक आपका भारत में एक इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन मतलब आक्रमण हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तिमूर आए थे भारत में, उन्होंने आक्रमण किया। अब उससे होता क्या है, जो भी भारत में क्योंकि भारत में पहले ही से ही मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे लोगों में आक्रोश था उनके खिलाफ और इकोनॉमी बहुत ही अपने लो लेवल पे चली गई थी। जब इन्होंने ये टोकन करेंसी वाला एक्सपेरिमेंट किया, इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत लो थी, इसी का फायदा उठाते हुए तिमूर ने आक्रमण किया। तिमूर बेसिकली बाहर से आया था, टर्किक मंगोल था तिमूर, टर्की और मंगोल से इसके रिलेशन थे। तो बाहर से आया, जब ये आया इसने बहुत जगह को प्लंडर किया, बहुत सारे मंदिर में लूट मचाई, बहुत सारा वेल्थ लूट के ये ले गया अपने साथ वापस। तो वही देखते हैं, इंटरनल वीकनेस, रिबेलियस सक्सेशन कन्फ्लिक्ट्स एंड इकोनॉमिक फेलियर है ऑलरेडी डिस्टेबलाइज सल्तनत बिफोर तिमूर अराइवल। पहले से ही एम्पायर बहुत कमजोर हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। उसके बाद 1398 में तिमूर आता है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तिमूर कब आता है? 1398 में बेटा तिमूर आता है। ठीक है, सो अब जब तिमूर आता है तो बेटा अपने साथ बहुत मैसिव आर्मी लेके आता है और सैकिंग का मतलब लूटता है, बहुत सिटी को मारता है लोगों को, और दिल्ली की तरफ चढ़ते चलते बहुत सारे सिटीज को लूटता है, मारता है, और बहुत सारी मास किलिंग करने के बाद जो भी लूट होती है उसे लेके ये वापस चला जाता है। तो वही हुआ, हैविंग लूटेड दिल्ली एंड एक्सट्रैक्टेड एनॉर्मस वेल्थ, तिमूर रिटर्न टू सेंट्रल एशिया। और भारत में क्या आ जाती है? त्राही त्राही आ जाती है, हर तरफ कुछ भी नहीं बचता है भारत में बेसिकली। एक तरीके से बहुत ही भारत अपने डाउनफॉल पे आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो, तो बेसिकली तिमूर का कब आना हुआ? 1398 में। कब आया तिमूर? 1398
98 में। अच्छा, एक चीज और मैं आपको टाइमलाइन जरा दिखाना चाहता हूँ बेटा। तो सबसे पहले तो ये टाइमलाइन देखिए, जिसमें आपके जो तुगलक है उनका राज चला है बेटा 1320 से 1414 तक। एंड तिमूर ने कब अटैक किया था? बेसिकली तिमूर ने अटैक किया था आपका 1398 में। तो 1398 में तिमूर ने अटैक किया था, किसके राज में अटैक किया था बेटा? तुगलक डायनेस्टी के राज में अटैक किया था। जिससे हुआ क्या, तिमूर इतना सब कुछ लूट के चला गया था कि उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आई, सैयद डायनेस्टी, वो बहुत ही वीकर डायनेस्टी थी, क्योंकि उसके पास कुछ थे ही नहीं रिसोर्सेस। ऑलरेडी तिमूर ने सारे रिसोर्सेस लूट लिए थे। तो बेसिकली तिमूर आया मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, सब कुछ लूटा चला गया। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई। सैयद डायनेस्टी के पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं था। सैयद डायनेस्टी के पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं था कुछ भी। तो यहाँ पर ये वीक डायनेस्टी थी, ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकी। 1414 से बस 1451 तक ये डायनेस्टी रही। उसके बाद जो सबसे लास्ट डायनेस्टी आई वो कौन सी आई? लोधी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी आई? लोधी डायनेस्टी। अच्छा, जो लास्ट लोधी डायनेस्टी आई थी, वो बेटा बिकम द सुल्तानेट फाइनल रूलर बट कुड नॉट रिस्टोर इट्स फॉर्मल स्ट्रेंथ, क्योंकि इतना ही लूटपाट मच गई थी तब तक इंडिया के अंदर, सारा वेल्थ ऑलरेडी चला गया था बाहर, तो कुछ भी बचा नहीं था। तो ये लास्ट डायनेस्टी थी, और ये भी बहुत जल्दी ब्रोक अवे हो गई, बहुत जल्दी टूट गई। अच्छा, अब बेटा ये लास्ट डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी। यहाँ पे हुआ क्या था? इस टाइम पे लोधी डायनेस्टी के टाइम पे बाबर आया था। बाबर आया था, बेसिकली टर्की से बाबर आया था। और बाबर ने भी इंडिया पे अटैक किया, लोधी डायनेस्टी पे अटैक किया, और बाबर ने अपना साम्राज्य बनाया। कौन सा? मुगल। मुगल साम्राज्य बनाया। तो मुगल साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी अभी देखते हैं कौन कौन सी डायनेस्टीज हमने पढ़ी हैं अभी। स्लेव डायनेस्टी पढ़ी है। स्लेव डायनेस्टी के का जो राज स्टार्ट हुआ 1206 से बेटा 1290 तक रहा है, ठीक है ना। इसे हम मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड करी डायनेस्टी। सबसे पहले कौन आया था? मोहम्मद गौरी आया था। उसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने डायनेस्टी फाउंड करी थी। अच्छा, ये इल्तुतमिश रजिया, इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत जो करी थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी। और ये अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें, जलालुद्दीन खिलजी को मार के, ठीक है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री सुल्तान इन्हें कहा जाता है, अपनी डायनेस्टी इन्होंने स्टेब्लिश करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने आगे। फिर तुगलक डायनेस्टी आई, गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर थे इनके। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो फील्ड रिफॉर्म्स के कारण जाने जाते हैं, जैसे टोकन करेंसी, कैपिटल शिफ्टिंग के कारण। फिर इसके बाद सैयद डायनेस्टी आई। सैयद डायनेस्टी में किजर खान, जो कि किजर खान बहुत वीक रूलर थे। तो बेसिकली ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई सैयद डायनेस्टी। फिर लोधी डायनेस्टी आती है, जिसमें बहलोल लोधी थे, इब्राहिम लोधी थे, और इब्राहिम लोधी के टाइम पे ही बाबर ने अटैक किया था। किसके टाइम पे? इब्राहिम लोधी के टाइम पे ही बाबर ने अटैक किया था, और मुगल एम्पायर की शुरुआत की थी। अब आपको बेटा ये डेट याद करनी है, बाबर ने कब अटैक किया था इब्राहिम लोधी के टाइम पे? वो अटैक किया था 1526 में, जिसे बोला गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ना, अब देखते हैं बेटा, दिल्ली सल्तनत में जैसे आपने देखा बहुत सारे रूलर्स थे। तो बहुत ऐसा नहीं है कि ये अटैक करते रहे, और जो ऑलरेडी वहां पे पहले से थे रूलर, जिस भी राज्य में रूलर थे, उन्होंने कुछ किया नहीं होगा। उन्होंने भी रेजिस्टेंस दिखाई अपनी काफ़ी सारी दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट। तो इनमें से ही जो फेमस जिन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई उनके नाम यहाँ पे मेंशन है। पहले थे आपके ईस्टर्न गंगा किंगडम। ईस्टर्न गंगा किंगडम ये आपके उड़ीसा में है, ईस्टर्न गंगा किंगडम। तो बेसिकली इन्होंने बहुत रजिस्ट किया दिल्ली सल्तनत को, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत इसे कभी एक्वायर्ड नहीं कर पाया, ईस्टर्न गंगा किंगडम को कभी एक्वायर्ड नहीं कर पाया। और वहीं के एक किंग थे जिनका नाम था नरसिम्हदेव। नरसिम्हदेव, इन्होंने बेटा सन टेम्पल बनाया कोणार्क में। कहाँ पे? कोणार्क में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ईस्टर्न इंडिया किंगडम को कभी दिल्ली सल्तनत एक्वायर नहीं कर पाया, और सन टेम्पल कहाँ बनाया? कोणार्क में। किसने बनाया? नरसिंह देव ने ना। अब वैसी एक साउथ में किंगडम थी जिसका नाम था होयसला किंगडम। क्या नाम था? होयसला किंगडम। तो बेसिकली इन्होंने भी बहुत रेजिस्टेंस दिखाया, बहुत विद्रोह किया, काफी टाइम तक लड़ते रहे ये दिल्ली सल्तनत से। लेकिन बाद में होयसला किंगडम मर्ज हो गया विजयनगर एम्पायर में, जो भी हम पढ़ेंगे। किसमें मर्ज हो गया बेटा? विजयनगर एम्पायर में। विजयनगर एम्पायर में। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम दैट ईस्ट गंगा किंगडम और होयसाला
किंगडम, यहाँ पे लिखा है होसाला किंगडम ऑफ कर्नाटक रजिस्टर्ड फॉर डेकेड्स बिफोर बिकमिंग पार्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब राजस्थान से भी कुछ विद्रोह हुआ था। राजस्थान में थे आपके राणा कुंभा, इन्होंने भी विद्रोह दिखाया। तो राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ डिफेंडेड राजस्थान अगेंस्ट सल्तनत एंड रीजनल सल्तनत। तो इन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रखा था राणा कुंभा ने। तो यहाँ से भी इन्हें विद्रोह मिला। और बेसिकली डेक्कन में जो छोटे छोटे आपके छोटे छोटे रीजन्स थे, वहां से भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला बेसिकली। अब देखो ये सब, तो ये सारी जगह थी जहां से रेजिस्टेंस मिला। आपको क्या याद रखना है, ईस्टर्न गंगा किंगडम, होयसाला, राजस्थान से राणा कुंभा, ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो ईस्टर्न गंगा किंगडम थी, वहां पे मैंने आपको बताया था अभी कि नरसिम्ह देव वन, जिन्होंने बेटा सन टेम्पल बनाया कोणार्क उड़ीसा में, ठीक, बहुत फेमस है ये। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट ऑफ मिडिल इंडिया। ये बेटा सन गॉड को डिवोटेड है ये टेम्पल। अब ये इन्होंने बनाया था, ये इन्होंने इसलिए बनाया था, इस टेम्पल के बनाने के पीछे मेन रीजन ये था, ये दिखाना चाहते थे कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, दिल्ली सल्तनत कभी मुझसे जीत ही नहीं पाया। तो अपनी सेलिब्रेशन जो इनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स थी उसकी खुशी में इन्होंने ये बनाया था। तो सेलिब्रेशन ऑफ इस मिलिट्री विक्ट्रीज, इसकी खुशी में इन्होंने टेम्पल बनाया था। अब देखते हैं बेटा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे रूलर्स आए। इवन आपने देखा कि स्लेव डायनेस्टी में भी काफ़ी सारे रूलर्स चेंज होते रहे। या जितनी भी डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी में भी पहले जलालुद्दीन खिलजी आए, फिर अलाउद्दीन खिलजी आए, बहुत सारे रूलर्स चेंज होते रहे। तो जनरली होता क्या रहा इसमें, जो एक रूलर था वो दूसरे को मार के ही राज्यपाट दूसरे रूलर का छीना उन्होंने। तो जो एवरेज स्पैन रही पर रूलर की, एवरेज लाइफ स्पैन रही, वो बेटा 9 साल ही रही बस। कोई भी रूलर 9 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाया, एवरेज, ठीक है। औसतन 9 साल से ज़्यादा कोई भी रूलर वहाँ पे नहीं टिक पाया। और 2/3 जो रूलर थे वो अपने पूर्वजों को मार के ही रूल उन्होंने किया, यानी कोई पहले से रूलर है उसे मारा और रूल किया। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि चला जा रहा है कोई रूलर बहुत लंबे टाइम तक। उन्होंने 2/3 रूलर ऐसे थे जिन्होंने बेटा किलिंग करी, ओवरथ्रोइंग द रूलर बिफोर देम, ठीक है। अब देखो, अब मेन चीज, और 320 साल में 5 डायनेस्टी आपकी चेंज हो गई थी। 320 साल के अंदर 5 डायनेस्टी चेंज हो गई थी, और इस 5 डायनेस्टी में भी बहुत सारे रूलर्स आ गए थे। तो आप सोचिए कि कितने सारे रूलर्स इन 320 साल में इन्होंने राज किया होगा दिल्ली पर। इस दौरान क्या हुआ, क्योंकि नए नए रूलर्स आते थे, जब भी आते थे बहुत सारी वॉर्स होती थी, रेड्स होते थे, लूटते थे ये विलेजेस को, टेम्पल्स को, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो लर्निंग सेंटर पे भी बहुत सारे लूट होती थी, उन्हें भी तबाह किया जाता था। तो जिससे ऑर्डिनरी पीपल थे वो उन्होंने बहुत सफ़र किया, और बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स चले थे। अब देखो बेटा, बात करेंगे कि सोर्सेस क्या थे पैसे के। पहले तो जहाँ भी रूलर आते थे लूटते थे, लोग को स्लेव बनाते थे, और उन स्लेवों को बेचा जाता था बाहर कंट्री में। तो यूज ऑफ इंस्लेव्ड पीपल, जिससे पैसे मिलते थे, स्लेवों को बाहर बेचा जाता था, स्लेव से काम कराए जाते थे। और ऊपर जहाँ भी लूटते थे बहुत सारी वेल्थ अकोमोडेट होती थी। तो प्लंडर करते थे, सिटीज को तबाह करते थे, उससे जो भी खजाना मिलता था उससे वो अपनी आर्मी और अपना राजपाट चलाते थे। और उनके टाइम पे, सल्तनत टाइम पे, जो उनके पैलेसेस होते थे वो बहुत आलीशान होते थे बेटा। दे लिव इन लग्जरी, टोटल लग्जरी। दे वोर कॉस्टली सिल्क क्लोथ्स, बहुत अच्छे अच्छे रेशम के कपड़े पहनते थे, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, बहुत महंगी महंगी ज्वेलरी पहनते थे। सराउंडेड देमसेल्फ विद रॉयल कोर्टियर्स, म्यूजिशियंस एंड एंटरटेनर्स। तो उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छी थी उस टाइम, देखा जाए, जो आपके सुल्तान होते थे बेटा। अब देखो हुआ क्या था, क्योंकि सल्तनत में जो भी रूलर्स थे वो ज़्यादातर आपके मुसलमान ही थे, मुस्लिम थे वो लोग। तो बेटा हुआ क्या, उन्होंने एक टैक्स चलाया नॉन मुस्लिम के लिए, कि कोई भी अगर मुस्लिम नहीं है तो उसे एक टैक्स देना पड़ेगा, जजिया टैक्स। क्या देना पड़ेगा, जजिया टैक्स फॉर द नॉन मुस्लिम। कि अगर आप किसी और देवी, किसी और, अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम, अगर आप किसी और रिलीजन को फॉलो करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो आपको ये टैक्स देना ही पड़ेगा। तो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज जो भी थी, इंक्लूडिंग हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, they were required to pay this tax in exchange for practicing their own religion, जो कि बहुत ज़्यादा एक देखा जाए गलत था। क्या किसी भी इंसान को अपने धर्म के लिए वर्शिप नहीं कर सकता है, उसे उसे टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि लोगों ने कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने मुस्लिम बनना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, क्या टैक्स से बचने के लिए। तो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन भी हुआ इस दौरान पे।
लेकिन ये जो टैक्स था ये बहुत ही ज़्यादा डिमीनिंग था उस टाइम पे, बिकॉज ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुगल्स के टाइम पे जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुई आपकी, फिर मुगल्स आए, तो बेटा अकबर ने ये जो जजिया टैक्स है इसे हटाया था उस टाइम पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाद में ये टैक्स हटा भी है, और उसके बाद अकबर ने हटाया, लेकिन औरंगजेब ने बाद में दोबारा से लागू कर दिया था ये टैक्स, तो ये चीज़ भी हुई थी ना। अब देखते हैं आगे। अभी तक हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में, हमें पता है कि जो लास्ट लोधी रूलर थे उनके टाइम पे बेटा बाबर आ गया था वहां पे, और अपनी मुगल्स डायनेस्टी वहां पे स्टार्ट होनी थी। ठीक है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही जो साउथ रीजन था वहां पे बेटा एक एम्पायर बनी थी, विजयनगर एम्पायर। कौन सी एम्पायर बनी थी? विजयनगर एम्पायर। असल में हुआ क्या था, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्हीं के ही एक जनरल थे, इन्हीं के ही दो जनरल थे जिनका नाम था हरिहर एंड बुक्का। मोहम्मद बिन तुगलक के ही जनरल थे जिनका नाम था हरिहर एंड बुक्का। जब ये साउथ में ये बेसिकली जनरल जाते थे, लड़ाई लड़ते थे, लैंड को ऑक्यूपाई करते थे, जब ये साउथ में गए लड़ने, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, प्रजा है, क्योंकि ये दोनों हिंदू थे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करें, तो इन्होंने बेसिकली जो दिल्ली सल्तनत है उसे ठुकरा दिया, मोहम्मद बिन तुगलक का कहना मानना छोड़ दिया, और इन्होंने अपनी खुद की सल्तनत स्टार्ट, खुद की एम्पायर स्टार्ट करी, जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर। क्या नाम रखा इन्होंने? विजयनगर एम्पायर। अब हरिहर एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि किसने स्टार्ट करी थी? हरिहर एंड बुक्का ने स्टार्ट करी थी विजयनगर एम्पायर। मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पहले गवर्नर थे, लेकिन उन्होंने उनका राज ठुकराया और अपनी खुद की एम्पायर स्टार्ट करी, विजयनगर एम्पायर। अच्छा, अब देखो, जैसे एक रफ मैप है, यहाँ पर साउथ साइड में इन्होंने बेटा विजयनगर एम्पायर स्टार्ट करी। ठीक है, अब पहले तो ये बहुत कम एरिया में थी, लेकिन धीरे धीरे ये एम्पायर फैलता गया, इतना फैलता गया कि इसने साउथ में एक मेजोरिटी ऑफ एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, तो बेसिकली हरिहर एंड मुक्का बुक्का के बाद एक आपके नए रूलर आते हैं, उनका नाम है कृष्णदेव राया। कृष्णदेव राया आए हरियाणा एंड बुक्का के बाद, तो बेसिकली इन्हें बहुत ग्रेट माना गया है, क्योंकि इन्हीं के राज्य में विजयनगर एम्पायर अपने चरम सीमा पे पहुंचा। बहुत ज़्यादा टेरिटरी विजयनगर एम्पायर ने ऑक्यूपाई कर ली थी। अच्छा, विजयनगर एम्पायर को ग्रेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास बहुत पावरफुल रूलर्स थे, हु वर बोथ मिलिट्री कमांडर्स एंड कल्चरल पैट्रॉन्स। ठीक है, पैट्रॉन्स मतलब जो अपने जमीन के लिए, अपने हक के लिए लड़ते हैं, उन्हें पैट्रॉन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ थी इनके पास, थ्राइविंग ट्रेड। यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर है, बहुत अच्छा ट्रेड चलता था यहाँ पे। इवन यहाँ पे विदेशों से भी लोग आते थे ट्रेड करने, क्योंकि बेटा ऐसा होता था, जैसे विजयनगर एम्पायर है, यहाँ पर बेसिकली हॉर्सेस की कमी थी। किसकी कमी थी? हॉर्सेस की कमी थी, क्योंकि लोगों को उस टाइम पे कोई ऐसी कार्स या बाइक्स वगैरह तो होती नहीं थी, तो लोगों को टहलने दूर जाने के लिए हॉर्सेस चाहिए होते थे। तो ये क्या करते थे, बाहर से लोग आते थे फॉरेन कंट्रीज से, और यहाँ पे विजयनगर एम्पायर से ट्रेड करते थे। वो लोग इन्हें हॉर्सेस प्रोवाइड करते थे विजयनगर एम्पायर को, और बदले में विजयनगर एम्पायर इन्हें कैश वगैरह देता था। ठीक है, इन्हें वेल्थ देता था विजयनगर एम्पायर। तो कौन कौन से रूलर आए थे, कौन कौन से लोग आए थे यहाँ पे? पोर्टुगीज से लोग आए थे, और भी बहुत जगह से, बेसिकली वेस्टर्न पार्ट से लोग आए थे विजयनगर एम्पायर में फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अच्छा, विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इफिशियंट था, बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था, बहुत बड़ी टेरिटरी क्योंकि ये लोग चलाते थे। अब देखते हैं आगे। अब विजयनगर एम्पायर के ऊपर ही एक और एम्पायर थी साउथ में, उसका नाम था बेटा बहामनी किंगडम। क्या नाम था? बहामनी किंगडम। ये पूरी ऊपर में एक बहामनी किंगडम थी। तो बेसिकली ये बहामनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर की आपस में लड़ाई रहती थी। आपस में ये लोग राइवल्स थे, राइवल्स मतलब दुश्मन थे, आपस में बहुत सारी लड़ाई लड़ते थे टू अक्वायर द लैंड। क्योंकि इस साइड की जो लैंड है, ये जो रीजन है पूरा विजयनगर और बहामनी का, बहुत फर्टाइल रीजन है, तो दोनों में छोटी छोटी लड़ाइयाँ बहुत होती रहती थी। तो बहामनी सल्तनत जो थी वो राइवल थी किसकी? विजयनगर की। विजयनगर मोस्ट परसिस्टेंट एंड डेंजरस राइवल, दुश्मन थी ये बहामनी से। अब होता क्या है, बहामनी किंगडम विजयनगर से लड़ती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही बहामनी किंगडम के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं। जो भी यहाँ पे बेटा गवर्नर थे बहामनी किंगडम में, वो कहते हैं कि नहीं, अब हम ऐसे नहीं लड़ेंगे, अब हम अपने आप को आज़ाद घोषित करते हैं बहामनी किंगडम से। तो उन्होंने अपनी आज़ाद घोषित करा, और छोटे छोटे अपने क्या कहते हैं, अपने राज्य बनाए उन्होंने।
जो भामनी किंगडम डिवाइड हुआ 5 छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हुआ, जिसका नाम था बीजापुर, गोलकंडा, बिरार, अहमदनगर और बिदार। तो ये आपको याद रखना है कि भामनी किंगडम कौन कौन से 5 छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में डिवाइड हुआ, बीजापुर, गोलकंडा, बिरार, अहमदनगर और बिदार आपका। अब देखो बेटा, अब होता क्या है, कृष्णदेव राया के राज में मैंने आपको बताया कि कृष्णदेव राया के राज में बेसिकली विजयनगर एम्पायर अपने चरम सीमा पर रहा, ठीक है ना। हाइट्स ऑफ इट्स मिलिट्री पावर, टेरिटोरियल एक्सटेंट, कल्चरल अचीवमेंट बहुत ज़्यादा रही। तो ये जो कृष्णदेव राय थे, ही वॉज अ वॉरियर। अच्छा, इन्होंने ही, कृष्णदेव राय ने क्या काम किया था, अपने कोर्ट में, अपने दरबार में बहुत सारे लोगों को बुलाया, जिसमें बहुत सारे पोएट्स आए, कुछ म्यूजिशियन आए, बहुत सारे लोग आए। तो इन्हीं इन्हीं के टाइम पे एक फेमस नेम आपने सुना होगा, तेनाली रमन। तेनाली रमन भी इन्हीं के राज्य में आए थे। तो बहुत ज़्यादा आर्ट लिटरेचर, काफ़ी सारा बल मिला आर्ट लिटरेचर को। इसे बोला जाता है रेनिसेंस। अगर आर्ट लिटरेचर इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तो रेनिसेंस इसे बोला जाता है। तो बेसिकली काफ़ी फल फूल रहा था विजयनगर एम्पायर उस टाइम पे। इन्हीं के टाइम पे, कृष्णदेव राय के टाइम पे, दो मंदिर को बहुत ज़्यादा इन्होंने फंडिंग की, तिरुपति और विट्ठल मंदिर, जो आज भी बहुत फेमस है। अगर आप साउथ जाएंगे कभी तो बहुत फेमस मंदिर है ये। और कृष्णदेव राय खुद में भी बहुत होशियार थे। इन्होंने खुद की एक अपनी मास्टरपीस लिखी जिसका नाम था अमुक्त मलयादा। अमुक्त मलयाद इन्होंने खुद की एक अपनी मास्टरपीस लिखी, बेसिकली इपिक लिखी खुद की। तो अब इसमें इन्होंने डिस्कस की राजनीति। क्या डिस्कस की कि राजनीति के बारे में इन्होंने डिस्कस की कि राजा को कैसा होना चाहिए, कैसे राजपाट करने चाहिए, ये सारी चीजें इन्होंने डिस्कस की। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नेम याद रखना, कृष्णदेव राय ने क्या लिखा था, अमुक्त मलयाद। अब देखो बेटा, कृष्णदेव राय ने पर्सनली बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स लीड करे, और डेक्कन सल्तनत, जो आपकी क्या कहते हैं, डेक्कन मतलब साउथ सल्तनत, जो भामनी किंगडम है, उससे बचाया बहुत बार। अब विजयनगर, जिससे विजयनगर जो है वो बहुत डोमिनेंट मतलब बहुत पावरफुल रहा इन द डेक्कन, साउथ में बहुत पावरफुल रहा इन द कृष्णदेव देव राय रूल। अब वही सारी चीजें हैं कि उस टाइम पे क्या क्या होता था विजयनगर एम्पायर में। देखो, बहुत सारे ग्रैंड टेम्पल्स बनवाए, जैसे मैंने आपको बताया, विट्ठल मंदिर और तिरुपति मंदिर, और रॉयल पैलेसेस होते थे। और मार्केट्स में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी। कहाँ कहाँ ट्रेड करते थे ये लोग, क्लॉथ, स्पाइसेस, हॉर्स, इन सब में ट्रेडिंग होती थी। बेसिकली जेम्स में भी ट्रेडिंग होती थी। पब्लिक स्पेसेस, एलिफेंट स्टेबल्स। तो देखा जाए बहुत फल फूल रहा था विजयनगर एम्पायर अपने में। अमुक्त मलयाद लिखी थी कृष्णदेव राय ने, जिसमें इन्होंने आइडियाज़ दिए अबाउट किंगशिप, कैसे राजनीति करनी चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए। तो इस टाइम पे बेसिकली बेटा, एक आपके पोर्टुगीज के आदमी थे जिनका नाम था डोमिंगो पीज। इन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया कि ये इतना अच्छा एम्पायर है कि बेसिकली यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। और इसे कंपेयर किया इन्होंने बेसिकली रोम को, यूरोप से कंपेयर किया इन्होंने विजयनगर को, कि जैसे यूरोप में यूरोप फल फूल रहा था उस टाइम पे, रोम से कंपेयर किया बेसिकली, कि वैसे ही विजयनगर एम्पायर भी फल फूल रहा है ना। अब बात करते हैं कि बेटा क्या क्या ट्रेडिंग होती थी। विजयनगर एम्पायर की प्राइमरी ट्रेडिंग होती थी हॉर्सेस में, मैंने बताया आपको, ठीक है ना। हाई क्वालिटी वॉर हॉर्सेस सप्लाई होते थे, पोर्टुगीज सप्लाई करते थे बेसिकली। कहाँ से सप्लाई होती थी, सेंट्रल एशिया और अरब से सप्लाई होती थी हॉर्सेस की। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डोमिंगो पाइज हैं, उन्होंने बोला बेटा विजयनगर एम्पायर की, ही डिस्क्राइब द सिटी एज गार्डन्स एंड लेक्स, की गार्डन्स एंड लेक्स हैं यहाँ पे। मार्केट फिल विद एवरी काइंड ऑफ गुड्स, ठीक है ना। पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, फल फूल रहा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। अब देखो बेटा, ये कृष्णदेव राया के बाद में क्या होता है, कृष्णदेव राय जब विजयनगर पे रूल कर रहे थे तब तक तो सब बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके बाद में ही एक और नए लीडर आते हैं जिनका नाम है राम राया। क्या नाम है बेटा, राम राया। तो राम राया क्या करते हैं, राम राया के राज्य में बेसिकली होता क्या है, ये जो राम राय है ये कृष्णदेव राय के सन इन लॉ हैं। क्या है, सन इन लॉ है, ये दामाद हैं बेसिकली कृष्णदेव राय के। तो बेटा इनके राज्य में ये जो आपके, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन, एक मिनट रुको। देखो जैसे रफली मैं बना रहा हूँ, ये विजयनगर एम्पायर है। ऊपर आपको पता है यहाँ पे बेटा, ये भामनी किंगडम छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई है ना। ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई है, 5 पार्ट्स में। तो राम राय के टाइम में क्या होता है, ये जितनी भामनी किंगडम पार्ट्स में टूटी है, ये हाथ मिला लेते हैं और एक साथ ये क्या करते हैं बेटा, विजयनगर एम्पायर पे अटैक कर देते हैं। जिससे क्या होता है, विजयनगर एम्पायर हार जाता है।
बुरी तरीके से हारता है। और बहामनी किंगडम क्या करता है, लूटपाट मचाते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, बहुत सारे लूटपाट मचा के अपना पैसा वहां का सारा लूट लेते हैं। इस बैटल को नाम दिया बैटल ऑफ टालीकोटा। क्या नाम दिया गया बेटा, बैटल ऑफ टालीकोटा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि बैटल ऑफ टालीकोटा हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, ये 1565 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। बैटल ऑफ टालीकोटा, टाइम नेम इज 1565। कौन था उस टाइम विजयनगर एम्पायर में रूल करने वाला, राम राय थे रूल जो कर रहे थे। और बेटा कौन जीता था, बहामनी किंगडम जीती थी। जो बहामनी किंगडम आपकी 5 पार्ट्स में टूटी थी, वो उन सब इकट्ठे होके उन्होंने अटैक कर दिया था। चलो, ये थी कहानी विजयनगर एम्पायर की। नाउ बैक टू द नॉर्दर्न इंडिया। अब बेटा नॉर्दर्न इंडिया में मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया था कि दिल्ली सल्तनत में जो लास्ट डायनेस्टी थी वो आपकी लोधी डायनेस्टी थी। उसमें भी जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था आपका इब्राहिम लोधी। क्या नाम था बेटा, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के ही टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी तिमूर ने अटैक कर रखा था और सारा लूटपाट लेके तिमूर लेके चला गया था बेसिकली, तो इंडिया बहुत कमजोर हो गया था। तो इब्राहिम लोधी के टाइम पे ही क्या होता है, आपके बाबर आते हैं। बाबर भी एक टर्किक मंगोल हैं, इनके फादर टर्की से रिलेशन रखते हैं और जो मदर है वो बेटा चाइना से रिलेशन रखती है, तो इन्हें टर्किक मंगोल बोला गया है। ठीक है, ये समरकंद से आते हैं बेसिकली, और क्या करते हैं, इंडिया पे अटैक करते हैं। ये इब्राहिम लोधी से क्या कहते हैं, इनकी एक वॉर होती है इब्राहिम लोधी से, जिसके नाम दिया गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब होती है, 1526 में। 1526 में बाबर की लड़ाई किससे होती है बेटा, इब्राहिम लोधी से होती है। किससे होती है, इब्राहिम लोदी से होती है। और इसे नाम दिया गया है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी तो ऑलरेडी बहुत कमजोर था उस टाइम पे। और बाबर अपना खुद का मुगल एम्पायर स्टैब्लिश करता है। नाउ अब होता क्या है, आफ्टर जस्ट 4 ईयर बाबर आया, उसने हराया इब्राहिम लोदी को, मुगल एम्पायर स्टैब्लिश किया। अच्छा, एक चीज और बेटा, अभी तक जो था हम इंडिया में जो युद्ध लड़ते थे वो लोग यूज करते थे किसका, तीर कमान का यूज करते थे, तलवारों का यूज करते थे। लेकिन जो बाबर आया था वहां पर, जहां से बाबर आया था, समरकंद से बाबर आया था बेसिकली, वहां पर बेटा गन पाउडर का इन्वेंशन हो गया था। गन पाउडर मतलब बारूद का इन्वेंशन हो गया था। तो जब वो आया, अपने साथ तोप लेके आया, बहुत सारे हथियार लेके आया, जिससे उसने अटैक किया, और जिस कारण से इब्राहिम लोदी की हार हो गई बेसिकली। तो बाबर जब आया था, क्या लेके आया था बेटा, गन पाउडर था उसके पास में, बाबर के पास में एक्सप्लोसिव थे, फील्ड आर्टिलरी यानी कैनन्स वगैरह थी। अच्छा, कुछ ऐसे तीर कमान होते हैं जिससे ऑटोमेटिकली तीर छूटते रहते हैं, बहुत सारे तीर एक साथ में छूटते हैं। ठीक है ना, वो सारी चीजें थी। मैचलॉक गन्स थी बेसिकली। ये सारे रीजंस रहे किसकी, इब्राहिम लोदी की डिफीट के पीछे। ना अब बाबर जब आया था बेटा, बाबर ने अपना खुद का साम्राज्य स्टेब्लिश किया, जिसे बोला गया मुगल एम्पायर बेसिकली। तो बाबर कहाँ से आया था, समरकंद से आया था। ठीक है ना, डिसेंडेंट ऑफ बोथ तिमूर एंड चंगेज खान, गेंगिस खान। अब देखो बेटा, अब बाबर ने अपनी खुद की, बाबर क्योंकि एक पोएट भी था, ठीक, तो उसने अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था बाबरनामा। क्या नाम था, बाबरनामा। ये भी आपको याद रखना है, बाबरनामा था, किसने लिखा था, बाबर ने लिखी थी बेसिकली अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी। ठीक, अब जब बाबर आया था तो इब्राहिम लोदी की आर्मी में मोस्टली क्या थे, आपके एलिफेंट्स थे, ट्रेडिशनल चीजें यूज करते थे वो लोग, वेपन्स ट्रेडिशनल थे। लेकिन गन पाउडर के आगे, बारूद के आगे बेसिकली वो लोग हार गए। बाबर की डेथ के 4 साल बाद ही उनके बेटे हुमायूं आते हैं थ्रोन पे। अब देखिए क्या होता है, 1530 में जब बाबर की डेथ हो जाती है तो हुमायूं इनहेरिट करते हैं एम्पायर को। लेकिन क्योंकि बाबर को आए हुए बस 4 साल ही हुए थे, इतना उन्होंने साम्राज्य अभी सही से नहीं जमा पाए थे बाबर, तो इसलिए क्या होता है, हुमायूं को जमा हुआ साम्राज्य नहीं मिलता है, बहुत सारी एनिमीज मिलती है हुमायूं को, बहुत सारी पावरफुल एनिमीज का सामना करना पड़ता है। और उनमें से एक होते हैं बेटा शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ऑलरेडी ही काफ़ी शेरशाह सूरी ऑलरेडी ही काफ़ी इस्टेब्लिश एम्पायर थे उस टाइम पे। ये अफगान रूलर थे। तो ये हुमायूं को हरा देते हैं। ये हुमायूं को हराते हैं 1540 में। कब, 1540 में। तो बेसिकली 1540 में जब ये हुमायूं को हरा देते हैं, हुमायूं हारने के बाद वापस से
पर्शिया चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बेटा? पर्शिया चले जाते हैं। और वहां जाके ये स्ट्रेंथ रीगेन करते हैं, लोगों से हेल्प मांगते हैं कि मेरा ऐसा करके एम्पायर था वहां पे इंडिया में। तो वहां पे बेटा ये हेल्प मांगते हैं लोगों से, मिलिट्री सपोर्ट मांगते हैं। अब देखिए, अब हुमायूं पर्शिया चले जाते हैं 1540 में। बाबर की डेथ कब हुई थी? 1530 में। हुमायूं तब थ्रोन पे आए थे, 10 साल इन्होंने इंडिया में बिताए थे, और 10 साल बाद ये पर्शिया चले गए। फिर वहां पे पर्शिया में ये 15 ईयर्स बिताते हैं, 15 साल वहीं पे रहते हैं। तो 1540 टू 1555 ये पर्शिया में रहते हैं। और फिर जब इन्हें पता चलता है कि शेरशाह सूरी की डेथ हो गई है 1555 में, तो ये बेटा वापस आते हैं इंडिया। वापस आते हैं इंडिया, और इंडिया आने के बाद में ये क्या कहते हैं, दोबारा से गद्दी पे बैठते हैं। क्योंकि शेरशाह सूरी की डेथ के बाद में जो सूर्य एम्पायर था, आपका सूर्य एम्पायर था, वो थोड़ा कमजोर हो गया था। वहां के गवर्नर को हराते हैं और वापस से गद्दी पे बैठते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या होता है, 1555 में जब ये गद्दी पर बैठते हैं, उसके नेक्स्ट ईयर ही 1556 में, जनवरी 1556 में इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो आपका सूरी एम्पायर का ही एक गवर्नर होता है जिसका नाम है बेटा हेमू, वो गद्दी पे आके बैठ जाता है। तो थोड़ी क्रोनोलॉजी समझिए। 1530 में बाबर की डेथ होती है, उनके बेटे हुमायूं गद्दी पर आते हैं, 10 साल वो इंडिया में बिताते हैं। 10 साल बाद शेरशाह सूरी, क्योंकि उस टाइम तक हुमायूं काफ़ी कमज़ोर थे, तो शेरशाह सूरी अटैक करते हैं और क्या कहते हैं, हुमायूं वापस से भाग के चले जाते हैं पर्शिया। फिर 15 साल बाद दोबारा आते हैं, जब उन्हें पता चल जाता है शेरशाह सूरी की डेथ हो गई है। दोबारा से फिर यहाँ पे आके सूर एम्पायर के गवर्नर को हरा के गद्दी पे बैठते हैं। फिर अगले ही साल जनवरी में उनकी डेथ हो जाती है, और फिर सूर एम्पायर का ही एक गवर्नर, वो जिसका नाम हेमू है, असली नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य, वो अपनी गद्दी पे बैठते हैं। अब देखिए, जब जब ये हेमू गद्दी पे बैठते हैं, तो बेटा उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे इनका राज्य जो है हेमू का ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता है, क्योंकि हुमायूं के ही लड़के जिनका नाम अकबर है, जो अकबर हैं, वो उस टाइम पे बहुत कम उम्र के होते हैं। महज 13 साल की उम्र में ही उन्हें एम्परर घोषित कर दिया जाता है, 13 साल की उम्र में ही। और बेटा एक बैटल होती है, हालांकि अकबर 13 साल के हैं, लेकिन जो पूरी बैटल करवाई वो करवाई है बैरम खान ने। बैरम खान ने ही अकबर का ध्यान रखा था। तो बेसिकली 13 साल की उम्र में अकबर एक बैटल लड़ते हैं, ठीक। और ये बैटल कब होती है? 1556 में। कब होती है बेटा? 1556 में। इसका नाम दिया गया है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। क्या नाम दिया है? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें ये हेमू को हराते हैं, यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराते हैं। तो 1556 में ही हेमू गद्दी पे बैठा था, लेकिन उसके बाद कुछ ही महीने बाद ही अकबर ने हेमू को वहां से गद्दी से निकाल दिया, हरा दिया बेसिकली। तो बेसिकली अब किसका थ्रोन आता है? अब अकबर का थ्रोन आ जाता है। तो अकबर के बारे में बात करेंगे। अकबर को सबसे ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कुछ रिफॉर्म्स लेके आए थे, जो कि मुस्लिम के अलावा और रिलीजन के हित में था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने करी थी जो काफ़ी हित में थी लोगों के। तो बात करेंगे स्टार्टिंग में। तो जब अकबर एम्परर बने थे, उस टाइम पे तो अकबर बहुत क्रूअल शासक के रूप में थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, थोड़ी लीनियंसी अपने रिफॉर्म्स में लाए, और लोगों के बीच में काफ़ी इनका नाम हो गया, काफ़ी प्रसिद्धि हो गई अकबर की। तो देखते हैं कैसे होती है। तो सबसे पहले तो 13 साल की उम्र में अकबर एम्परर बन गए थे 1556 में, और 49 साल तक उन्होंने राज किया था। अब तक बेटा देखा जाए तो मैक्सिमम राज अकबर का ही रहा है। 49 साल इन्होंने राज किया, फ्रॉम 1556 टू 1605, नियरली 50 ईयर्स। और इनकी कोई फॉर्मली एजुकेशन नहीं हुई थी, फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी, किसी स्कूल से कहीं से भी इन्होंने एजुकेशन नहीं ली थी। हाँ, खुद बहुत इंटेलेक्चुअल थे। इंटेलेक्चुअल लोगों को, होशियार लोगों को अपने कोर्ट में बुलाते थे ये। जैसे विद्वान विद्वान लोगों को बुलाते थे, चाहे आर्ट म्यूजिक, काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने अपने कोर्ट में बुलाया है। अब देखें इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, अकबर के बारे में। तो बेटा अकबर
अकबर क्या करते थे अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, अपनी लैंड को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये मैरिज अलायंसेस पे डिपेंडेंट होते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर हम वॉर करेंगे दूसरे स्टेट से तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लोग भी मारे जाएंगे, इनके आर्मी का भी नुकसान होगा, पैसे भी खर्च होंगे। तो इन्होंने बड़ी होशियारी से क्या काम किया, इन्होंने शादियां करी अपने जो इनके जो नेबरिंग स्टेट थे, जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान के राजपूत रूलर्स हो गए, तो उनकी बेटियों से इन्होंने शादी करी। तो उससे हुआ क्या कि अब वो उनके सगे संबंधी हो गए, उनके एलाइज हो गए, कभी भी इन्हें आर्मी की जरूरत पड़ती थी उनसे हेल्प ले सकते थे ये। और बदले में जो भी उनके जो राजपूत किंग के जो भी दरबार में जो उनके खास लोग होते थे, उन्हें ये अकबर अपने दरबार में एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची पोस्ट दिया करते थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने नॉवेल्स को भी वेलकम किया अपने कोर्ट में। अकबर अपॉइंटेड मेनी हिंदूज नॉवेल्स टू इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पोजीशन। काफी अच्छी अच्छी पोस्ट दी इन्होंने। राजपूत जनरल सर्व्ड इन हिज आर्मी एंड हिंदू ऑफिशियल मैनेज हिज एडमिनिस्ट्रेशन। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मुसलमानों को ही प्रिविलेज दी जाती थी ये, लेकिन अकबर के टाइम पे ऐसा होने लगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो मैरिज अलायंसेस अकबर करते थे। ठीक है ना, बहुत सारी शादियां करी इन्होंने, डिप्लोमेटिक मैरिज करी, जिससे उनका राजपाट बहुत बड़ा हुआ, उन्हें रिस्पेक्ट मिली। और उनकी एनिमीज किस में बदल गई, एलाइज में बदल गई, एलाइज माने दोस्त में बदल गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने एक बेटा एक अपना खुद का रिलीजन भी इस्टेब्लिश किया। तो एक फिलॉसफी इस्टेब्लिश करी जिसका नाम था पीस विद ऑल। क्या सुखे कुल इसे बोलते हैं, सुल्क ए कुल, इसका मतलब है पीस विद ऑल, यानी कोई किसी भी धर्म का हो, हर किसी के साथ इक्वली बिहेव करना है। ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम है तो उसे कुछ ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहे हैं और दूसरे धर्म के लोगों को कम प्रिविलेज मिल रहे हैं, सबको बराबर हक देना, ट्रीटिंग पीपल ऑफ ऑल रिलीजन इक्वली अंडर द लॉ। तो इसके तहत इन्होंने किया क्या, इन्होंने जो जजिया टैक्स था, जजिया टैक्स को ख़त्म कर दिया। जजिया टैक्स बेसिकली जो भी नॉन मुस्लिम होता था उस पर जजिया टैक्स लगाया जाता था। तो ये देखा जाए बहुत क्रूअल टैक्स था एक तरीके से, क्योंकि मुस्लिम लोग पे नहीं लागू था ये, बस नॉन मुस्लिम कोई दूसरे रिलीजन को फॉलो करता था तो बेटा उस पे लगाया जाता था। लेकिन इसे अबॉलिश किसने किया, खत्म किसने किया, अकबर ने खत्म किया जजिया टैक्स को। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, क्योंकि ये काफी सारे विद्वान लोगों को अपने दरबार में बुलाते थे तो इसलिए इन्होंने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश किया। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया फतेहपुर सीकरी में। हालांकि इनकी खुद फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, कोई स्कूलिंग नहीं थी इनकी, लेकिन इन्हें इंटरेस्ट था। हमारे इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स उस टाइम पे थी, बहुत सारी नॉवेल्स एपिक्स थी, जैसे महाभारत, रामायण, भगवत गीता, पंचतंत्र। तो उन्होंने, क्योंकि मुगल दरबार में उस टाइम बेटा पर्शियन बोली जाती थी, और ये बुक्स किस में लिखी थी, कोई संस्कृत में लिखी थी, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी थी बुक्स। तो इन्होंने क्या किया, विद्वानों को बुलाया अपने कोर्ट में और एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में, जिससे कि ये बुक कन्वर्ट हो सके पर्शियन में कन्वर्ट हो सके, और अकबर भी और उनके जो भी रॉयल कोर्ट दरबार में है वो सब इन्हें पढ़ सकें बुक्स को। तो बेसिकली महाभारत, रामायण, भगवत गीता, पंचतंत्र, इन सबको ट्रांसलेट किया गया ड्यूरिंग द अकबर टाइम। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट कहाँ पे स्टेब्लिश किया था, फतेहपुर सीकरी में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हर धर्म को रिस्पेक्ट देते थे, इंटरेस्ट देते थे। अच्छा, जो विद्वान इन्होंने बुलाए थे, विद्वानों से डिबेट करवाते थे ये आपस में, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, प्राइस, जैन, तो अलग अलग धर्म से इन्होंने विद्वान बुलाए थे। अगर आपको आपको नाम पता है, तानसेन म्यूजिक के काफी अच्छे विद्वान थे, म्यूजिक में बहुत अच्छी पकड़ थी तानसेन की। तो ये सब अकबर के कोर्ट में ही आए थे। और इन सब के बारे में ये भी कहा जाता है कि बेटा अकबर जो है उसने इन सबसे बेस्ट चीजें निकाली और उसे अपनी एक पर्सनल फिलॉसफी उन्होंने बनाई, जिसका नाम दे दिया दीन लाई। क्या नाम दे दिया, दीन लाई। तो विद्वानों को बुलाते थे, डिबेट वगैरह में क्यूरियस रहते थे, और इस फिलॉसफी को उन्होंने नाम दिया दीन लाई। तो अकबर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, आप क्या क्या चीजें याद रखेंगे, एक तो मैरिज अलायंसेस होती थी, मैरिज अलायंसेस इन्होंने करी, बहुत सारी नॉवेल्स को अपने कोर्ट में बुलाया, राजपूतों को अच्छी अच्छी पोस्ट दी, जैसे मिलिट्री की पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, खुद का एक रिलीजन बनाया जिसका नाम था सुल्खे कुल, उसके तहत इन्होंने जजिया टैक्स को अबॉलिश किया। फिलॉसफी इन्होंने फॉलो करी, दीन लाई फिलॉसफी, जिसके तहत बेटा ये विद्वानों को बुलाते थे अपने कोर्ट में,
और उनके व्यूज लेते थे। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, चलो अब देखते हैं अकबर ने, क्योंकि अकबर के टाइम पे मैरिज अलायंसेस होती थी, तो उनका राज्य काफी बड़ा बढ़ गया था। और उसके बाद बेटा कहाँ तक इन्होंने कैंपेन्स अपने लॉन्च करे, देखो कश्मीर, सिंध, डेक्कन मतलब साउथ, अफगानिस्तान, तो इनका राज्य काफी बढ़ गया था। तो बाय द टाइम ऑफ हिज डेथ 1605 में इनकी डेथ हुई था। मुगल एम्पायर वाज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इन इंडिया, सबसे पावरफुल था इंडिया में और बहुत बढ़ गया था एक तरीके से। तो इसे कहते हैं बेटा वन ऑफ द थ्री ग्रेट इस्लामिक एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड के अंदर इनकी तुलना होने लगी थी कि थर्ड वन ऑफ द थ्री ग्रेट इस्लामिक एम्पायर, की दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा इस्लामिक एम्पायर था अकबर का, देखा जाए। अब देखो बेटा अकबर के जाने के बाद इनका लड़का थ्रोन पे आता है जिसका नाम है जहांगीर। जहांगीर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आपकी बुक में मेंशन है, बस इतना मेंशन है ये शौकीन थे लव ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग, इसे इन्हें आर्ट और पेंटिंग करना काफ़ी पसंद था। उसके अलावा जब हम सिख गुरुज की बात करेंगे तो भी इनका जिक्र करेंगे बाद में, लेकिन अभी आप ये समझिए अकबर के बाद जहांगीर आए तो इन्हें आर्ट और पेंटिंग में काफ़ी दिलचस्पी थी। उसके बाद बेटा शाहजहां है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था आगरा में, और उसके अलावा रेड फोर्ट इन्होंने बनवाया दिल्ली एज वेल एज आगरा में। तो शाहजहां ने दो जगह रेड फोर्ट बनवाया था, दिल्ली और आगरा में ताजमहल भी बनवाया था। अब शाहजहां के बाद इन्हीं के बेटे आए औरंगजेब। अब होता क्या है, जब शाहजहां बूढ़े हो गए थे, तो इनके बेटा चार बेटे थे। उनमें वॉर ऑफ सक्सेशन चलने लगा कि कौन राजगद्दी पे बैठेगा। तो उसमें से क्या होता है, औरंगजेब जो हैं, औरंगजेब आखिरी में विजयी होते हैं, और इन्होंने कुछ को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, कुछ को इन्होंने देश से बाहर निकाल दिया। तो ऐसे करके औरंगजेब क्या होते हैं, औरंगजेब नेक्स्ट रूलर बनते हैं शाहजहां के बाद में। और क्या होता है बेटा, इनके बारे में ये बोला जाता है कि ये बहुत क्रूअल रूलर थे। और क्या कहते हैं, इनके टाइम पे जो एम्पायर था वो ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट कर गया था, यानी मतलब कि सबसे बड़ी इन्होंने इंडिया का, वैसे ही अकबर के टाइम पे काफ़ी नक्शा बड़ा था इंडिया का, लेकिन इन्होंने और भी उसे फैलाया, बड़ा किया। और इनके बारे में जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो बेटा, औरंगजेब इज वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड रूलर्स इन ऑल इंडियन हिस्ट्री। ही वॉज अ फॉर्मिडेबल मिलिट्री कमांडर थे, जिन्होंने एक्सपेंड करी मुगल एम्पायर टू इज ग्रेटेस्ट जोग्राफिकल एक्सटेंट, बहुत एक्सटेंड कर दी मुगल एम्पायर को। लेकिन कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जिसके कारण जो इनकी एम्पायर थी वो डिक्लाइन पे आ गई। क्या पॉलिसीज थी देखते हैं उन्हें अभी, ठीक है ना। अब देखो बेटा अकबर अकबर की सॉरी शाहजहां की डेथ के बाद उनके जो, क्योंकि शाहजहां की डेथ नहीं, शाहजहां जब बहुत बीमार पड़ गए थे तो उनके चार बेटे थे। चार बेटे जिनका नाम था दारा सिको, और तीन बेटे और। तो बेटा इनके बीच में सक्सेशन का वॉर चल गया था, तो जिसमें से औरंगजेब ने सबको हराया, ठीक है ना। और अपने जो फादर को उन्होंने इम्प्रीजन कर दिया। कहाँ पे इम्प्रीजन करा, कहाँ पे बंदी बनाया अपने फादर को, शाहजहां को कहाँ पर बंदी बनाया इन्होंने, आगरा फोर्ट के अंदर बंदी बनाया। ठीक, अब आगरा फोर्ट में बंदी बनाया, जिसमें आगरा फोर्ट में रहते रहते शाहजहां की डेथ भी हो गई। अब अकबर ने सॉरी औरंगजेब ने अपना खुद को एक टाइटल दे दिया जिसका नाम था आलमगीर। उन्होंने अपने आप को खुद को आलमगीर टाइटल दे दिया, जिसका मतलब है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। अब औरंगजेब के जो लास्ट 25 ईयर्स थे, वो बेटा उन्होंने साउथ पे कंट्रोल करना चाहा, इंडिया के साउथ पे कंट्रोल करना चाहा, लेकिन साउथ में ऑलरेडी बहुत पावरफुल रूलर्स थे। तो औरंगजेब की मोस्ट ऑफ द वेल्थ गॉट डिप्लीटेड इन दैट वॉर्स ओनली। बहुत सारी उनकी जो धन संपत्ति थी औरंगजेब की, वो सब उसमें खर्च हो गई साउथ में वॉर करते करते। तो देखा जाए कि ये कारण रहा औरंगजेब का बेसिकली एम्पायर डिक्लाइन होने का, कि उनकी एनर्जी, जितना उनकी क्या कहते हैं वेल्थ थी, वो सब डिप्लीट होती गई धीरे धीरे वॉर्स में। और अपार्ट फ्रॉम दैट औरंगजेब के बारे में बोला जाता है कि ये स्ट्रिक्ट सुन्नी इस्लामिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे। अब देखो बेटा जैसे कि अकबर के टाइम पे अकबर ने बहुत सारे विद्वानों को अपने कोर्ट में बुलाया, मैं मैरिज अलायंसेस करी, कहीं हिंदू से शादी हो रही थी मुसलमानों की। तो बहुत सारी चीजें हुई थी अकबर के टाइम पे, लेकिन औरंगजेब जस्ट इसके अपोजिट थे। औरंगजेब ना ही अपने कोर्ट में किसी विद्वान को बुलाना चाहते थे,
ना ही वो म्यूजिक वगैरह आर्ट में इन सब में दिलचस्पी रखते थे, बिल्कुल अगेंस्ट थे इनके औरंगजेब। अपार्ट फ्रॉम दैट, उन्हें पसंद नहीं था कि कोई नॉ उन्हें उन्हें बेटा कोई अगर नॉन मुस्लिम टीचिंग कोई करे, कोई अगर दूसरे धर्म का है, तो वो उन्हें पसंद नहीं था औरंगजेब को। तो बेसिकली फोर्स कन्वर्जन भी हुए थे औरंगजेब के टाइम पे, बहुत सारे टेम्पल्स को डिमोलिश करा गया था, बहुत सारे टेम्पल्स को बेसिकली तोड़ दिया गया था औरंगजेब के टाइम पे। तो वही लिखा है, ड्यूरिंग औरंगजेब राइन ऑर्डर्स वर इशूड फॉर डिमोलिशन ऑफ सर्टेन टेम्पल एंड फॉर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू वंस। नए टेम्पल भी बनाने नहीं दे रहे थे, डिमोलिशन भी हो रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, औरंगजेब ने क्या काम किया, एक जो आपका जजिया टैक्स था अकबर ने हटाया था, लेकिन औरंगजेब ने दोबारा से उसे रीइम्पोज कर दिया। अब जब जजिया टैक्स दोबारा से नॉन मुस्लिम पे रीइम्पोज हुआ, तो देखा जाए लोगों में एक तरीके से आक्रोश बढ़ गया इनकी तरफ। तो औरंगजेब के खिलाफ काफी सारे लोगों ने आंदोलन करे, उनसे फाइट्स करी। तो ईस्ट वेस्ट, देखा जाए नॉर्थ साउथ, सब जगह से लोग इनसे फाइट करते थे, इनकी एम्पायर से फाइट करते थे। जो एक मेजर कारण रहा इनकी एम्पायर के डिक्लाइन का, क्योंकि सारे रिसोर्सेस इनके वॉर में ही खर्च हो गए। तो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एम्पायर्स क्या हुआ, दिस पॉलिसीज लेड टू रेबेलियंस अक्रॉस द एम्पायर। रेबेलियंस मतलब दुश्मन। कौन सी पॉलिसीज, जो औरंगजेब ने जिजिया टैक्स लगाया, ठीक है ना, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, फोर्स कन्वर्जन्स हुए, उसके कारण। फ्रॉम द राजपूत मराठास इन द वेस्ट एंड सिख्स इन द नॉर्थ एंड जाट्स इन द प्लेन। तो ये सब लोगों ने रेबेल किया औरंगजेब के एंगेज, काफी सारे वॉर्स हुए। तो द कॉस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉरफेयर एंड इंटरनल रेबेलियन ग्रेजुअली हॉलोड आउट द मुगल एम्पायर। तो ऐसी मुगल एम्पायर फॉलो हो गई, खत्म हो गई एक तरीके से, जितना धन संपत्ति थी, वेल्थ थी, सब खत्म हो गई। और औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में बेसिकली मुगल एम्पायर खत्म होने लग गई। अब देखो बेटा, नाउ यहाँ पे मुगल एम्पायर आपकी खत्म हो जाती है, लेकिन अब बात करेंगे बेटा, वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने मुगल एम्पायर को रजिस्ट किया। रजिस्ट मतलब जैसे मुगल एम्पायर जब बढ़ रहा था, आपको पता है जजिया टैक्स लगाया जाता था हिंदू पे, काफी सा हिंदू या नॉन मुस्लिम्स पे जजिया टैक्स लगाया जाता था। तो इसके अगेंस्ट में काफी सारे लोग खड़े हुए और उन्होंने वॉर किए मुगल्स के अगेंस्ट में। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि किस किस ने मुगल के अगेंस्ट में रजिस्ट किया। तो बेटा इसमें से जो मेजर आपकी थी ट्राइबल कम्युनिटीज थी, कुछ क्वींस, राजपूत किंग, अहोम वॉरियर एंड सिख कम्युनिटीज, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्यों रजिस्ट किया गया मुगल एम्पायर के अगेंस्ट। सबसे पहले तो हैवी टैक्सेशन, क्योंकि मुगल रेवेन्यू डिमांड्स बिकेम इंक्रीजिंगली बर्डनसम, बहुत ज्यादा टैक्स लगने लगा था। और जो लोकल ऑफिशियल्स थे मुगल के, जैसे जमींदार्स वगैरह, वो बहुत बुरी तरीके से लोगों से पेश आते थे। और अगर लोग टैक्स नहीं देते थे तो उनकी जमीन हड़प लेते थे। तो बहुत सारी चीजें होने लगी, जिसके कारण से ये वॉर्स आपके हुए। पॉलिटिकल रिसेंटमेंट भी था, ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन विद औरंगजेब पॉलिसी, कि कोई भी नया टेम्पल नहीं बनाएगा, फोर्स कन्वर्जन्स हो रहे थे, इन सब के अगेंस्ट में लोगों ने बेसिकली रिवोल्ट करे। तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं बेटा हम जाट पीजेंट्री रेबेलियन के बारे में। तो जो इंडिया के आपकी वेस्टर्न साइड है, वहां पे बेटा जाट पाए जाते हैं, जैसे कि आपकी हरियाणा वाली साइड। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, ये अगेंस्ट थे जो औरंगजेब इनसे टैक्स लेता था, उसके अगेंस्ट में थे ये। तो इन्होंने रिबेल किया औरंगजेब के अगेंस्ट में। और बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे बेटा भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करते थे। अब देखो हुआ क्या, इन्होंने रिबेल तो किया, लेकिन बेटा ये हार गए उसमें, वो बात अलग है। लेकिन क्योंकि मुगल एम्पायर की आर्मी बहुत बड़ी थी, और ये अराउंड 20,000 लोग थे, तो ये हार गए। बट इनके रिबेलियन याद रखे गए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कर्री टक्कर दी थी मुगल एम्पायर को। तो वो इनका जो रेजिस्टेंट था वो कंट्रीब्यूट करता है एस्टेब्लिशमेंट की, वो बताता है कि जाट किंगडम कितना स्ट्रांग था। ठीक है। अब देखो बेटा, अपार्ट फ्रॉम जाट और कहाँ कहाँ से रेजिस्टेंस मिला औरंगजेब को, औरंगजेब या मुगल्स को। देखो कुछ कम्युनिटीज हैं, व्हील्स कम्युनिटी भी, व्हील्स के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप की जब जिक्र होगा। संथाल व्हील्स बेसिकली इंडिया के वेस्टर्न साइड में है, संताल आपके उड़ीसा साइड में है। वैसी गोंड हो गए आपके, और क्या कहते हैं, कोच हो गए, कोच असम में। तो इन सब ने भी रजिस्ट किया, कहीं ना कहीं इन सबका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करेंगे रानी दुर्गावती की। तो रानी दुर्गावती जो थी बेटा, ये गढ़
कटंग किंगडम से थी, जो आज के टाइम पे एमपी है, जो आज के टाइम पे एमपी है, रानी दुर्गावती वहां से थी। तो इनके हस्बैंड के मरने के बाद इन्होंने ही पूरा राजपाट संभाला था, और ये बहुत ही ब्रेव ब्रेव वॉरियर और रूलर कही जाती थी, क्योंकि बहुत अच्छे से इन्होंने राज्यभार संभाल रखा था। अपने ये मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के लिए जानी जाती थी, बहुत अच्छे से संभालती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हुआ था, तो बेसिकली अकबर के टाइम पे अकबर का ही एक जनरल था आसफ खां। आसफ खां इनसे भिड़ने आया था, इनसे लड़ने आया था, इनकी टेरिटरी को कब्जाने आया था। तो रानी दुर्गावती इनसे लड़ी थी आसफ खां से, और हुआ क्या था, करीब 20,000 लोगों की इनकी सेना थी रानी दुर्गावती के। और लेकिन मुगल के पास बहुत बड़ी सेना थी, तो उसमें बेसिकली इनकी हार हो गई। लेकिन लेकिन इन्होंने सेक्रीफाइस करना सही नहीं समझा मुगल्स के सामने। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ही हाथों से अपनी जान ले ली बेटा। तो इन्होंने डेथ प्रेफर करी ओवर सरेंडर। तो टेक्स हर ओन लाइफ रेदर देन बी कैप्चर्ड, बंदी ना बनाया जाए इन्हें, या इन्होंने बनने के बजाय अपनी जान लेना सही समझा। तो ये आज तक इनकी ब्रेवरी और रेजिस्टेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है। तो ये थी बात रानी दुर्गावती की। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, वेस्ट साइड में जो आपके राजपूत है, बेसिकली राजस्थान वाला एरिया, अगर हम बात करें उस समय, तो राजस्थान दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला था मेवाड़ और दूसरा बेटा मारवाड़। जो उदयपुर वाला एरिया था वो उसे कहते हैं मेवाड़, और जोधपुर वाले एरिया को बोलते हैं हम मारवाड़। तो बेसिकली राजपूत। अच्छा, अब राजपूत की बात करेंगे। क्या हुआ था अकबर के टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, जो आपका मेवाड़ वाला एरिया है वो तो हमेशा बेटा फाइट करते रहे। तो मेवाड़ वाला एरिया हमेशा इंडिपेंडेंट उसने अपने आप को घोषित किया। लेकिन जो बाकी एरिया था आपका राजस्थान का, वो क्या रहा, काफी सारे राजपूत ने मैरिटल अलायंसेस करना सही समझा अकबर के टाइम पे, तो दोस्ती कर ली उनसे। लेकिन जो मेवाड़ है वो हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा। और लेकिन उसके अलावा भी जो राजपूत थे उन्होंने बहुत सारे वॉर्स लड़े अगेंस्ट द मुगल्स। ठीक है ना, तो सल्तनत के खिलाफ बहुत सारे वॉर लड़े उन्होंने। तो वो आज भी याद रखे जाते हैं। और कोई भी आज आज भी अगर हम बात करें राजस्थान में, तो आज भी लोग इनकी वीर गाथाओं के बारे में बोलते हैं, बताते हैं। ठीक है ना, इनकी सॉन्ग्स आज तक गाए जाते हैं कि कैसे महान योद्धा थे ये लोग, राजपूत वॉरियर्स थे, कैसे इन्होंने सरेंडर होने से मना किया और और अपनी प्रजा की रक्षा करी थी। अब देखो, मेवाड़ में ही एक राजा थे राणा संगा। मैंने आपको बताया कि मेवाड़ एक ऐसा किंगडम था जिसने कभी भी हार नहीं मानी, वो कभी भी झुका नहीं, हमेशा लड़ता रहा वो। तो मेवाड़ के ही राजा थे राणा संगा। इनके बारे में ये एक बोला जाता है कि ये बहुत ही पावरफुल वॉरियर थे। इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने जितने भी राजपूत रूलर थे सबको यूनाइट किया, सबको एक साथ लाए। और बेटा मुगल से इनकी लड़ाई हुई, बैटल ऑफ खानवा 1527 में लड़ाई हुई थी। और उसके बावजूद इनके बारे में एक और चीज बोली जाती है कि वॉर में इन्होंने क्या कहते हैं, इनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर, ये तीनों बेटा चले गए थे लड़ते लड़ते। लेकिन उसके बावजूद भी इनका हौसला इतना बुलंद था कि ये लड़े, आखिरी दम तक लड़े ये। ठीक है, तो आफ्टर बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत। अब देखो बेटा हुआ क्या था, ये कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानी है, कुछ कहते हैं कि ये सही बात है। लेकिन जैसे कि जब बाबर आया था, टर्की टर्की से बाबर आया था और उसने इब्राहिम लोदी को हराया था, दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर को हराया था बेसिकली। तो कुछ लोग कहते हैं कि बाबर को लाने के पीछे राणा संगा का ही हाथ है, कि बाबर को राणा संगा लेके आए थे, और बाद में राणा संगा की बाबर से लड़ाई हुई थी। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, राणा संगा की बाद में लड़ाई हुई थी, राणा संगा नहीं लेके आए थे। तो ये मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है। ठीक है, मेन बात क्या है कि राणा संगा की बाबर से लड़ाई होती है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ खानवा। क्या नाम होता है, बैटल ऑफ खानवा। अगर आपको याद हो, जब बाबर आया था इब्राहिम लोदी से फाइट करने, तो बाबर अपने साथ गन पाउडर लेके आया था, गन पाउडर लेके आया था। ठीक है, तो बेसिकली गन पाउडर की हेल्प से बाबर ने लड़ाई जीती थी। और बाबर के पास बहुत अच्छी आर्टिलरी भी थी। यानी उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो ऑटोमेटिकली एरोज जिससे शूट आउट हो सकते थे, वो वाली आर्टिलरी थी बाबर के पास। तो ये सेम गन पाउडर और आर्टिलरी का
यूज बाबर ने बैटल ऑफ खानवा में किया, किसके, राणा संगा के अगेंस्ट में किया। तो सेम आर्टिलरी, बाबर यूज द सेम आर्टिलरी एंड टैक्टिकल जीनियस दैट हैज वर्कड एट पानीपत। और तो बेटा इससे क्या हुआ, राणा संगा की हार हो गई। लेकिन इनके जो एफर्ट्स थे वो दिखाते हैं कि राजपूतों में कितनी यूनिटी थी, कितने पावर थे, फुल थे राजपूत, और उनका आज तक जिक्र होता है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट राजपूत कुड चैलेंज इवन द मोस्ट पावरफुल फोर्सेस ऑफ दैट एरा। ठीक है ना, कि उस एरा में भी मुगल्स जितने ताकतवर थे लेकिन उन्हें भी राजपूत चैलेंज कर सकते थे। तो ये थी कहानी राजपूत की। अब मेवाड़ में देखो, बाबर के टाइम पे कौन थे, राणा संगा। फिर बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आए। तो अकबर के समकालीन, अकबर के टाइम पे ही यहाँ पे राजपूतों में कौन थे, महाराणा प्रताप। कौन थे, महाराणा प्रताप। ये भी बेटा मेवाड़ के ही रूलर थे, महाराणा प्रताप। अब इन्होंने, इनके बारे में कहा जाता है अ मैन हु रिफ्यूज टू बो, जो झुकता नहीं था किसी के सामने। तो बेसिकली महाराणा प्रताप की भी लड़ाई हुई थी। अब देखो क्या होता है, अकबर के टाइम अकबर के टाइम पे जो अकबर के राजपूत, जो अकबर के जनरल होते हैं, मानसिक वन, अकबर मानसिक वन को भेजता है, ठीक है ना, और लड़ाई के लिए, वॉर के लिए हल्दी घाटी पे भेजता है। तो बेसिकली बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है महाराणा प्रताप और मानसिंह वन के बीच में। कब होती है बेटा, 1576 में होती है। अब क्योंकि अकबर की आर्मी बेसिकली, मानसिंह की आर्मी बहुत बड़ी थी उस टाइम पे, मुगल्स की आर्मी बहुत बड़ी थी, लेकिन महाराणा प्रताप की आर्मी छोटी थी। तो जाहिर सी बात है कि जो जीत थी वो अकबर की हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जीत अकबर की, उसके बावजूद भी क्या हुआ था, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम था बेटा चेतक। चेतक के बारे में ये बोला जाता है कि ये पलक झपकते ही अपनी डायरेक्शन बदल लेता था चेतक। तो चेतक क्या हुआ, चेतक जब महाराणा प्रताप बुरी तरीके से घायल हो गए तो चेतक इन्हें अपने ऊपर बैठाल के, चेतक इन्हें लेके गया, बहुत सेफली डिस्टेंस पे लेके गया अपने मास्टर को। आखिरी दम तक चेतक दौड़ा और उसके बाद में चेतक की डेथ हो गई बेसिकली, लेकिन उसने अपने मास्टर को सेफली उतार दिया था। तो इस तरीके से महाराणा प्रताप बच गए थे। और बेसिकली उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक से ये लड़ते रहे, अकबर के अगेंस्ट ये लड़ते रहे। गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक क्या होती है, इसमें बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, छुप छुप के वॉर किया जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक में, छुप छुप के, क्योंकि आपको इलाके की जानकारी होती है। तो इलाके की जानकारी होती है, इन्हें पता है कि एक जैसे बड़ा ग्रुप है, मुगल्स का बड़ा ग्रुप है, इन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है बेसिकली, भ्रमित करके कुछ लोग यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। अब जब छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, इन पे अटैक किया जाता है। तो ऐसी कुछ गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स होती है, जिसका उपयोग किया बाद में बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप में। और इसमें हेल्प किसने करी, भील्स ट्राइब ने हेल्प करी उस टाइम पे, जो आपकी जनजाति थी भील्स ट्राइब, जिसका जिक्र हमने पहले किया था, यहाँ पे किया था। तो इसमें महाराणा प्रताप की हेल्प करी भील्स ट्राइब ने। अब ये बेटा स्किल आर्चर्स थे भील्स ट्राइब के। तो इसमें इनकी काफ़ी हेल्प हुई, इन्हें एरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता थी, प्रोवाइड स्किल आर्चर्स, क्रूशियल नॉलेज अबाउट एरियाज। और इन सब की हेल्प से महाराणा प्रताप बेसिकली मुगल्स पे अटैक करते गए। और ये कहाँ पे बेटा महाराणा प्रताप ने अटैक किया था, गुरिल्ला वॉरफेयर अरावली हिल्स में, जो राजस्थान के हिल्स हैं अरावली हिल्स, वहां से ये अटैक करते थे। अब देखते हैं बेटा राजपूत मुगल्स रिलेशंस। मैंने आपको बताया था कि अकबर के टाइम पे कुछ राजपूत ने शादी के अलायंसेस भी करे थे, मैरिटल अलायंसेस भी किए थे। लेकिन मेवाड़ एक ऐसा किंगडम रहा है जिसने कभी किसी से अलायंस नहीं करे, वो इंडिपेंडेंट रहा स्टार्टिंग से। तो मेनी राजपूत किंगडम इंक्लूडिंग जयपुर, जोधपुर, अदर फॉर्म्ड अलायंसेस विद द मुगल थ्रू मैरिज एंड डिप्लोमेटिक। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। दीज अलायंसेस गिव राजपूत किंगडम प्रोटेक्शन प्रेस्टीज। मेवाड़ द एक्सेप्शन, डिस्पाइट द वाइडस, मेवाड़ अंडर महाराणा प्रताप रिमेन्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शन, रिफ्यूज मुगल अथॉरिटी फॉर डेकेड्स। ठीक, इवन आफ्टर प्रताप डेथ, महाराणा प्रताप की डेथ के बाद भी बेटा, डेथ के बाद भी जो मेवाड़ है वो रजिस्ट करता रहा मुगल कंट्रोल का। ठीक है, अब देखो बात करते हैं दुर्गादास के बारे में। दुर्गादास अंडर औरंगजेब। तो बेटा दुर्गादास जो हैं वो मारवाड़ से थे, ठीक है ना, उन्होंने भी काफ़ी रजिस्ट किया बेसिकली।
औरंगजेब के टाइम पे काफ़ी कुछ इनका नाम आता है हिस्ट्री में कि इन्होंने भी काफ़ी रेजिस्टेंस किया था। अब देखो बेटा, अब हमने पढ़ा राजपूतों के बारे में, पढ़ा जाट रेबेलियन के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे अहोम्स के बारे में। बेसिकली अहोम्स जो हैं वो म्यांमार से आए थे आपके, म्यांमार जो कि आज के टाइम में जिससे पहले बर्मा को बोला जाता था, अब बेसिकली हम म्यांमार कहने लगे हैं। तो ये यहाँ से म्यांमार से आके बेसिकली ये असम में बसे, असम असम में आए, असम का कल्चर इन्होंने बहुत बढ़ाया, असम का कल्चर सीखा, पहले बढ़ाया बहुत इन्होंने, असम की ट्रेडिशन में उन्नति लाई, ये प्रोग्रेस लाए। तो बेसिकली होता क्या है, थोड़ा अहोम के बारे में देखते हैं बेटा। अहोम वर टाइप पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इनटू द ब्रह्मपुत्र वैली। यहाँ यहाँ पर आए थे, ठीक है ना, बिल्डिंग अ पावरफुल ऑर्गेनाइज स्टेट व्हाट इज टुडे असम। अब देखो, अब ओवर द सेंचुरीज जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, अहोम अडॉप्टेड लोकल असामीज कस्टम लैंग्वेज एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बहुत सारी उन्होंने प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी। ठीक, अब उनका एक सिस्टम था जिसे बोलते हैं हम पैक सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में बेटा खासियत ये थी, इन्होंने एक लार्ज मिलिट्री फोर्स आर्मी बना दी थी। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ ये कंपलसरी था, कोई भी आदमी अगर वो फिजिकली एबल्ड है, किसी के हाथ पैर टूटे नहीं हैं, सही सलामत हैं, तो उसे मिलिट्री आर्मी ज्वाइन करनी ही करनी है। तो बेटा उससे हुआ क्या, हमेशा इनके पास आर्मी रही, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके पास आर्मी नहीं रही, तो हमेशा ही आर्मी रहती थी इनके पास, विदाउट अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। ऐसा नहीं है कि हम किसी और पे डिपेंडेंट है, इनकी खुद की आर्मी होती थी, क्योंकि हर कोई आर्मी में रहता ही रहता था बेसिकली। और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्होंने बनाए, जैसे रोड, टैंक्स, एम्बांकमेंट, टैंक्स एंड पैलेसेस, काफ़ी सारे पैलेसेस भी बनाए इन्होंने। इट हेल्प होम रैपिडली मोबिलाइज लार्ज नंबर्स व्हेन थ्रेटेंड, ठीक है ना, क्योंकि आर्मी हर कोई आर्मी में रहता था। अब देखो, एक इनके टाइम पे बैटल ऑफ सराई घाट होती है। सराई घाट बेसिकली, सराई घाट में क्या होता है, औरंगजेब जो है, औरंगजेब क्या करता है बेटा, औरंगजेब अपनी आर्मी भेजता है, ठीक है ना, असम में अपनी आर्मी भेजता है। उस टाइम अहोम की कैपिटल थी गढ़गांव। तो थोड़े टाइम के लिए औरंगजेब इनकी कैपिटल गढ़गांव को बेसिकली कैप्चर कर लेता है। तो इसी के चलते एक बैटल ऑफ सराई घाट होती है 1671 में, जो कि आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर पे होती है। और इसे जो लीड करते हैं अहोम की तरफ से, इनके जो लीडर होते हैं उनका नाम होता है लचित बोरपुखन, ठीक है। तो बेसिकली लचित बोरपुखन इस बैटल को लीड करते हैं अहोम की तरफ से। अब देखो इसमें होता क्या है, जो बेटा, वाई दिस बैटल इज सो फेमस, क्योंकि बैटल ऑफ सराय घाट में जो अहोम की जनसंख्या होती है वो मात्र 10,000 होती है, और जो मुगल्स की तरफ से आर्मी आती है उनके पास बेटा 30,000 लोग होते हैं, 30,000 लोग होते हैं। लेकिन डिस्पाइट आउट नंबर अहोम इतने कम हैं, लेकिन वो ये बैटल जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि ये भी किसका यूज करते थे, ये भी गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज करते थे। इन्हें रीजन के बारे में पता था, इन्हें पता था रिवर के बारे में कि ही पर्सनली लेड द बैटल फ्रॉम द बोर्ड। लचित बोरफुकान ये खुद में जीनियस था, इसने खुद से बेटा बैटल लीड करी थी बोर्ड में बैठ के, क्योंकि नदी पे होती थी। इन्हें ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पता था कि कहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है, तो उसका फायदा उठा के इन्होंने ये बैटल जीती। और तो ये आज भी विक्ट्री के रूप में मनाई जाती है। ऑन 24 नवंबर लचित दिवस मनाया जाता है असम में, ठीक है ना। तो बेसिकली इस बैटल को जीतने के बाद इन्होंने जो अपनी कैपिटल थी दोबारा से अपने कब्जे में ली। तो ये है कुछ कहानी अहोम की कि डिस्पाइट बिंग आउट नंबर इन्होंने कैसे बैटल जीती थी। अब देखो अहोम के बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन रहे असम हेरिटेज में, मैंने आपको बताया ये म्यांमार से आए थे, बसे असम में, बहुत कुछ डेवलप किया, जैसे इन्होंने एग्रीकल्चर डेवलप किया यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत सारे इरिगेशन सिस्टम बनाए, राइस कल्टीवेट किए, और क्या कहते हैं एक्सपेंडिंग सेटलमेंट, पैक सिस्टम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। तो बेसिकली उसके अलावा कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, इन्होंने बहुत सारे जो वहाँ पे फेथ होते हैं आपके असम में, रिलीजन होते हैं उन्हें बहुत बढ़ावा दिया, जैसे वैष्णविज्म, शैविज्म एंड देयर ओन थाई रिलीजियस ट्रेडिशन, इन सबको बढ़ावा दिया। और खुद की एक बुक लिखी जिसका नाम था बुरंजीस, ठीक है ना, जिसमें इनके जितने भी अचीवमेंट्स हैं, मिलिट्रिकल पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हैं, वो सारे इस बुक में मिल जाते हैं। तो आपको ये बुक का नाम याद रखना है,
बेसिकली हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है, इसका नाम है बुरंजीस। ठीक, अब देखो बेटा, अब बात करेंगे सिख की, सिख लोगों की। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब सिखिज्म की स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में कोई ये मिलिट्री, ये लोग बेसिकली रिवोल्ट के बिल्कुल अगेंस्ट थे, ये लोग हिंसा के बिल्कुल अगेंस्ट थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्होंने खुद की मिलिट्री आर्मी फॉर्म करी प्रोटेक्शन के लिए। और बहुत और इनके बारे में, इनकी शूरवीरता के बारे में जो है जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि एक के बाद एक जो भी सिख गुरु आए थे उन्होंने खुद की एक मिलिट्री आर्मी फॉर्म करी। अगर मिलिट्री आर्मी पहले से थी उसे और इंटैक्ट किया और अच्छा किया उन्होंने। तो जानेंगे वन बाय वन कि कैसे कब क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बेटा 15th सेंचुरी में, जो सबसे पहले आपके गुरु नानक जी तो थे। उन्होंने गुरु नानक जी ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया एक ओंकार का। एक ओंकार मतलब उनका मानना था कि एक एक ही भगवान है, ठीक है ना। और उनकी जो टीचिंग्स थी वो बेस्ड थी किस पे, इक्वालिटी पे, कंपैशन पे, दया पे, डिवोशन पे। और बेटा ये कास्ट रिलीजन के, कास्ट डिविजन्स के खिलाफ थे बिल्कुल। ठीक, तो एक एक गॉड को इनका कहना था कि एक गॉड है, एक भगवान को मानते थे ये। इक्वालिटी, कंपैशन, डिवोशन, ये सब इनकी टीचिंग्स थी। एक ओंकार, इक्वालिटी, कंपैशन एंड डिवोशन। अब सिखिज्म जो था स्टार्टिंग में बहुत पीसफुल और स्पिरिचुअल मूवमेंट था, ठीक है ना। कोई ऐसा नॉट अ पॉलिटिकल और मिलिट्रिकल फोर्स नहीं थी। अब गुरु नानक जी थे, वो ट्रैवल करते थे वाइडली स्प्रेडिंग हिज मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड राइटियस लिविंग टू पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड, कि अच्छे से रहो, भाईचारे से रहो। वो अपनी टीचिंग्स के बारे में बेसिकली बात करते थे जगह जगह जाके ना। अब ऐसा क्या हुआ कि इनको आर्मी बनानी पड़ गई, मिलिट्री आर्मी बनानी पड़ गई, उसके बारे में हम देखते हैं बेटा। तो अब बात करेंगे फिफ्थ गुरु के बारे में। तो बेटा जो फिफ्थ गुरु थे सिखिज्म में, उनका नाम था गुरु अर्जन देव। क्या नाम था? गुरु अर्जन देव। अब उस टाइम पे जो एम्परर था उसको जहांगीर एम्परर था। तो जहांगीर को डाउट था कि जहांगीर का एक रेबेलियस बेटा जो रेबेल कर रहा था, अगेंस्ट था जहांगीर के, कि जो गुरु अर्जन देव हैं वो उनका साथ दे रहे हैं, जहांगीर के बेटे का साथ दे रहे हैं। तो उन्हें ऐसा शंका था, जहांगीर को ऐसी शंका थी, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, जहांगीर ने क्या किया, गुरु अर्जन देव को बहुत टॉर्चर किया, डेथ तक उन्होंने टॉर्चर किया। तो जिसके कारण गुरु अर्जन देव की डेथ हो गई। और उसके बाद जो गुरु हरगोविंद जी हैं, उन्हें कहीं रियलाइज हुआ, लोगों में भी बहुत टेंशन बढ़ गई थी, एस्केलेशन बढ़ गए थे लोगों में। तो इसके विरोध में क्या हुआ, गुरु हरगोविंद जी ने, जो इनके बेटे हैं गुरु हरगोविंद जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी फॉर्म करी, सिक्स की बहुत बड़ी आर्मी फॉर्म करी। और उन्हें मार्शियल ट्रेनिंग दी गई। और बेसिकली ये जो आर्मी थी, जो सिखों पे बहुत सारे अत्याचार होते थे उनके अगेंस्ट में खड़ी होती थी। तो बेसिकली शिफ्टिंग हुई है, देखा जाए स्पिरिचुअल से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में, किसके टाइम पे हुई थी? गुरु हरगोविंद जी के टाइम पे हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्मी किसने फॉर्म करी थी फर्स्ट टाइम, किसने फॉर्म करी थी? गुरु हरगोविंद जी ने। और गुरु हरगोविंद जी कौन से नंबर के गुरु थे? 6th नंबर के गुरु थे, बेसिकली 6th नंबर के गुरु थे। अब देखो, गुरु हरगोविंद जी led Sikh forces in multiple battles against Mughal armies, defending Sikh communities and asserting the right of the community to protect itself against the state persecution। अब देखें गुरु ग्रंथ साहिब में क्या क्या हमें वैल्यूज सीखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हमें सीखने को मिलता है ट्रूथफुलनेस, की सच बोलना चाहिए, कंपैशन, दया भावना होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी, हमें हम्बल होना चाहिए, और अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए बेटा। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे सीखने को मिलती है? गुरु ग्रंथ साहिब से सीखने को मिलती हैं। अब इसे गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किसने किया था फर्स्ट टाइम? तो गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया था गुरु तेज बहादुर जी ने। किसने कंपाइल किया? सॉरी, गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया था गुरु अर्जन देव जी ने। किसने? गुरु अर्जन देव जी ने। और गुरु तेज बहादुर जी ने इसमें फर्दर अपनी टीचिंग्स ऐड करी थी। गुरु तेज बहादुर जी ने बाद में इसमें अपनी फर्दर टीचिंग्स ऐड करी थी। तो आपसे पूछा जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे पहले किसने कंपाइल किया था? गुरु अर्जन देव जी ने। अब देखो बेटा, गुरु ग्रंथ साहिब हमें क्या क्या चीजें सिखाती है।
देयर इज़ वन गॉड हु मेड द अर्थ फॉर राइटियसनेस, यानी सही काम करने के लिए गॉड ने हमें बनाया है। ठीक, अ यूनिवर्स गवर्नड बाय डिवाइन मॉर्टल ऑर्डर रेदर देन रिचुअल और कास्ट हायरार्की। अब देखो बेटा, अब बात करते हैं नाइन्थ सिख गुरु की, जिनका नाम था गुरु तेज बहादुर। तो बेसिकली होता क्या है, औरंगजेब के टाइम पे कश्मीरी पंडित पे काफ़ी अत्याचार हुए थे, उन्हें फोर्स कन्वर्जन्स करे गए थे, उनके उनसे कहा गया था कि आप इस्लाम धर्म में आओ। तो उसके अगेंस्ट में जो कश्मीरी पंडित्स हैं, वो बेटा औरंगजेब ओ सॉरी कश्मीरी पंडित आते हैं गुरु तेज बहादुर के पास। गुरु तेज बहादुर के पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए इस चीज़ में, इसके अगेंस्ट में होइएगा आप। तो गुरु तेज बहादुर इसमें कश्मीरी पंडित का साथ देते हैं। और बेटा कश्मीरी पंडित का वो साथ देते हैं, इसके विरोध में क्या होता है, गुरु तेज बहादुर को अरेस्ट कर लिया जाता है और औरंगजेब के सामने लाया जाता है और उनसे कहा जाता है इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन गुरु तेज बहादुर मना कर देते हैं, कह देते हैं कि नहीं, वो कन्वर्ट नहीं होंगे। और जिसके अपोजिशन में क्या होता है, औरंगजेब उनके दो डिसाइपल, उनके दो स्टूडेंट्स को उनके सामने मार देता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जब उसके बावजूद भी गुरु तेज बहादुर नहीं मानते हैं, तो बेटा उनका गला काट के हत्या कर दी जाती है दिल्ली चांदनी चौक में। लेकिन इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि जो सिख कम्युनिटी होती है उसमें दोबारा से आक्रोश बढ़ जाता है। और उन्हीं के लड़के जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, वो अपनी जो मिलिट्री आर्मी जो पहले से बनी हुई है उसे और उन्हें उसे और अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं, उसे और बड़ा करते हैं बेसिकली औरंगजेब के अगेंस्ट में। अब देखो गुरु तेज बहादुर कौन से नंबर के सिख थे, ये बेटा नाइन्थ सिख गुरु थे गुरु तेज बहादुर। ठीक, अब देखते हैं। अब बेसिकली 19th सेंचुरी तक देखा जाए, 19th सेंचुरी तक तो मुगल काल भी मुगल काल की भी एंडिंग हो जाती है। तो इस टाइम पे जो आपके महाराजा रणजीत सिंह जी हैं, वो भी और स्ट्रेंथन करते हैं सिख कम्युनिटी को, तो का एक्सपेंड करते हैं अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ कश्मीर। बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री स्किल, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। तो सिख कम्युनिटी के बेसिकली सिख कम्युनिटी के ग्रो होने में एक मेजर हाथ महाराजा रणजीत सिंह का भी रहा है। ठीक, अब देखो बेटा, तो एज द मुगल एम्पायर डिक्लाइन थ्रू 18th सेंचुरी, सिख कन्फिडरेसीज नोन एज मिसल्स रोज टू फिल द पावर वैक्यूम अक्रॉस पंजाब। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब आज के टाइम में दो जगह डिवाइड हो गया है, इंडिया और पाकिस्तान में। तो थोड़ा पार्ट इंडिया में, थोड़ा पार्ट पाकिस्तान में है अभी पंजाब का। अब बेटा स्टार्टिंग से थोड़ा हम टाइमलाइन डिस्कस करेंगे कि कब क्या क्या चीज़ें हुई थी। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत कब स्टेब्लिश हुई थी, 1206 में स्टेब्लिश हुई थी। ठीक, अब उसके बाद में बेटा आपको याद रखना है कि विजयनगर एम्पायर कब इंस्टेब्लिश हुई थी, 1336 में। और तिमूर ने कब अटैक किया था, 1398 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1526 में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। बैटल ऑफ तालीकोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1565 में। सारी घाट की बैटल 1671 में। और ये कुछ डेट्स आपकी इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट मैंने सर्किल कर दिए हैं, याद कर लेना आप लोग। अब देखो बेटा, सल्तनत टाइम पे, दिल्ली सल्तनत टाइम पे कैसे उस टाइम पे राजपाट चलता था, क्या क्या चीज़ें होती थी। तो उस टाइम पे बेसिकली इक्तेदार्स होते थे, इक्तेदार्स को अपॉइंट करा जाता था जो कि एकता कलेक्ट करते थे। एकता जो कि सॉरी इक्तेदार्स अपॉइंट करे जाते थे जो कि एकता कलेक्ट करते थे। एकता मतलब टैक्स कलेक्ट करते थे बेसिकली। तो नोबल्स कॉल्ड इक्तेदार कंट्रोल असाइन टेरिटरी, टैक्स कंट्रोल कर टैक्स लेते थे ये, ठीक है ना, जो लॉयल होते थे सुल्तान के। अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी को सुल्तान ने इक्तेदार बना दिया तो उसका बेटा इक्तेदार बनेगा। तो बेटा ये जो पोजीशन थी ये हेरिडिटरी नहीं थी। अगर सुल्तान को आपका काम अच्छा लगता था तभी वो इक्तेदार बनाता था। ठीक, तो ऐसे टैक्स लिए जाते थे, हैवी टैक्सेस लिए जाते थे, ट्रेड पे, लैंड पे, सब पे टैक्स लिए जाते थे विद क्रुएलिटी। ठीक, अब देखो सुल्तान की बेसिकली क्योंकि सल्तनत हम पढ़ रहे हैं, सुल्तान की मिनिस्टर्स होती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, जैसे आज के टाइम पे होती है, जो कि फाइनेंस, पब्लिक अफेयर्स, ये सारी चीजें देखती थी, उस टाइम भी देखती थी। और सुल्तान के पास पूरी पॉलिटिकल एंड मिलिट्रिकल पावर होती थी। वो क्या कहते हैं,
टैक्स लेता था लोगों से, ठीक, डिफेंड द लैंड, कलेक्ट टैक्सेस, इक़्तिदार से टैक्स लेता था बेसिकली, रिमेन कनेक्टेड विद पीपल, तो ये कनेक्टेड रहता था पीपल से। ये सारी चीज़ें होती थी कब? सल्तनत पीरियड में। अगर हम मुगल्स की बात करेंगे तो मुगल्स के टाइम में देखो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम। अब मनसबदारी सिस्टम क्या है? जैसे आज के टाइम में आर्मी आर्मी में क्या होते हैं बेटा? रैंक्स होते हैं कि लेफ्टिनेंट, कमांडर, ब्रिगेडियर, तो काफ़ी कर्नल, काफ़ी आर्मी आर्मी में काफ़ी सारी रैंक्स होती हैं। वैसे अकबर ने क्या काम किया था? कुछ मनसब बनाए बनाए थे, मनसब यानी कुछ लोग बनाए थे जिनकी रैंक दी थी। अब होता ये है, जैसे जिसकी रैंक अच्छी है, हाई रैंक का मनसब है, उसे बेटा अपने पास खुद की एक आर्मी रखनी पड़ती थी, खुद की हर आर्मी रखनी पड़ती थी। और कुछ जैसे जितनी हाई रैंक है आपकी, उतने ज़्यादा आपको हाथी रखने पड़ेंगे, उतने ज़्यादा आपको हॉर्सेस रखने पड़ेंगे, कैमल्स रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, उतने ज़्यादा आपके आपके पास एक खुद की मिलिट्री आर्मी होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा मनसब की रैंक हाई थी, उतनी ज़्यादा आर्मी होनी चाहिए। और ये आर्मी जो है कभी भी अकबर को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी, कहीं पर अटैक करना होता था, ये आर्मी जाती थी वहाँ अटैक करने, और बेसिकली प्रोटेक्ट भी करती थी खुद खुद की टेरिटरी को। तो बेसिकली इसके बदले में अकबर करता क्या था? जो ये मनसब होते थे, जिनकी आर्मी होती थी, अकबर इन्हें बदले में लैंड देता था। क्या देता था बेटा? लैंड देता था, काफ़ी सारी ज़मीन देता था। उस ज़मीन पे ये जो मनसब हैं, जो मनसबदार हैं, बेसिकली इस पर टैक्स लेते थे लोगों से। तो इस तरीके से कुछ इनका सिस्टम चलता था उस टाइप पे, मनसबदारी सिस्टम। तो आई होप समझ में आया होगा सबको कि अगर मनसबदारी सिस्टम, असाइंड ऑफिसर मनसबदार असाइंड होते थे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल रैंक मनसब दैट डिटरमाइन द ट्रूप्स, एलिफेंट, कैमल्स दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन। जितना बड़ा मनसब होगा उतना उतने ज़्यादा हाथी घोड़े रखने पड़ेंगे सबको, और उस हिसाब से उतनी ज़्यादा लैंड मिलेगी। These allowed armies to be assembled quickly without maintaining a large permanent central force. अब देखो, मनसबदार रिसीव लैंड ग्रांट्स, जिसे जागीर्स बोला जाता था, एज पेमेंट, मेकिंग देम जागीरदार्स। ठीक, अब रेगुलर इंस्पेक्शन होता था कि ऐसा तो नहीं कि हम लैंड दे, अकबर लैंड दे रहा है, मनसब ने ऐसे बोल दिया कि मेरे पास इतने हाथी घोड़े हैं। इनका इंस्पेक्शन भी होता था कि सही से सब मनसबदार मेंटेन कर रहे हैं, कि जितने बोले हैं उन्होंने, रिक्वायर्ड ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट, वो सारी चीजें हैं या नहीं हैं। अब देखो बेटा, एक अकबर के टाइम पे ही तोदरमल थे फाइनेंस मिनिस्टर। अब बेसिकली कहीं किसी एरिया में क्रॉप कम हुई, लेकिन उससे टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें फेयर हों, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे तोदरमल, की किसी से ज़्यादा टैक्स ना लिया जाए। तो बेसिकली टू सेट फेयर एंड स्टैंडर्डाइज टैक्सेस, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे उस टाइम पे? तोदरमल, जो कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब अकबर ने जो अपनी प्रोविंस है उसे 12 सूबास में बांट दिया था, ठीक है ना, सूबास में बांट दिया था। और विलेजेस विलेजेस जो थे अकबर के टाइम पे, वो खुद ही गवर्न होते थे, ठीक है ना, मोस्टली गवर्न देमसेल्फ विद लिटिल। यहाँ पे विलेजेस क्योंकि छोटे होते हैं, उन पे ऑफिशियल्स का इतना कंट्रोल नहीं था, वो खुद ही अपने गवर्न होते थे। अब देखो, जो अकबर के जो 12 सूबास थे, 12 प्रोविंसेस थे, उसमें बेसिकली कुछ मिनिस्टर्स की पोस्ट बनाई गई थी। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर को बोला गया था दीवान, मिलिट्री मिनिस्टर को बोला गया था मीर बख्शी, ऐसी पब्लिक वर्क, ट्रेड, एग्रीकल्चर वाले को बोला गया था खाने समन। और बेटा सदर कौन सा होता था? जो भी जस्टिस वगैरह करते थे, जस्टिस, रिलीजन या एजुकेशन के मिनिस्टर को सदर बोला गया। तो ये कुछ नाम दिए गए थे, आपको ये नाम भी याद रखने हैं, नाम ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मिडिवल लोगों में लोगों की लाइफ कैसी थी मिडिवल रूल में? आपने देखा होगा कि इकोनॉमी एंड ट्रेड तो बहुत, कहीं वॉर हो रहा था, लेकिन साउथ में विजयनगर एम्पायर में बहुत इकोनॉमी, ट्रेड हो रही थी। इवन पोर्टुगीज से भी काफ़ी सारी ट्रेड हुई, ठीक है। और उसके अलावा हुंडी सिस्टम उस टाइम पे प्रचलित था। अच्छा, हुंडी सिस्टम क्या होता है? देखो, जैसे विजयनगर एम्पायर में आप सबको पता है कि वहाँ पे घोड़े जो हैं वो पोर्टुगीज से आते थे, ठीक है ना, विदेशों से आते थे, अच्छे क्वालिटी के घोड़े। तो उनका पेमेंट कैसे होता था? उनका पेमेंट के लिए यहाँ पे क्या करते थे, जिसने भी घोड़े खरीदे हैं, वो जैसे एम्पायर ने, विजयनगर एम्पायर ने घोड़े खरीदे, तो उसका पेमेंट यहीं पे किसी आदमी को कर दिया जाता था, यहीं पे किसी आदमी को कर दिया जाता था। और वो आदमी का नाम है, जैसे ए नाम है आदमी का, इसे पेमेंट कर दिया गया। अब ये ए आदमी एक हुंडी बना के दे देता था, हुंडी बना के दे देता था, हुंडी यानी एक कागज पे लिख के दे देता था, स्टैंप लगा के कि हाँ पेमेंट हो गया है। अब ये हुंडी जो है, बेसिकली इस हुंडी को भेजा जाता था कहाँ पर? जहां से घोड़े मंगाए गए हैं विदेश से। पोर्टुगीज में किसे भेजा जाता था? पोर्टुगल में बेसिकली
पोर्टुगल में हुंडी को भेजा जाता था। अब ये हुंडी उस आदमी के पास जब पहुंच जाती थी, वो आदमी वापस आता था इंडिया में हुंडी को लेके और अपना पैसा कलेक्ट कर लेता था। इस तरीके से कुछ ट्रेडिंग होती थी। अच्छा, इससे फायदा क्या था हुंडी से? इससे ये फायदा था, अगर हम पैसा भेजते डायरेक्ट पोर्टुगल तो रास्ते में हो सकता है पैसे को कोई लूट ले, कुछ हो जाए पैसे से, तो इससे लूटपाट बचती थी हुंडी से, हुंडी सिस्टम से। तो हुंडी सिस्टम भी बहुत प्रचलित था उस टाइम पे। अपार्ट फ्रॉम दैट मिडिवल पीरियड में एक तो इकोनॉमी ट्रेड ठीक ठाक थी। एग्रीकल्चर, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा जो शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी ने अपने टाइम पे ग्रांड ट्रक रोड बनाई, जीटी रोड बनवाई बेसिकली। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, शाहजहां के टाइम पे ताजमहल, रेड फोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें बनी थी। ठीक है, लेकिन टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते थे, टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते थे और फेमाइंस यानी भुखमरी बहुत आती थी। टेम्पल्स क्या हुआ, टेम्पल्स भी बनाए गए उस टाइम पे। और टेम्पल्स जो है वो लोगों का बेसिकली उस टाइम, टेम्पल्स ट्रस्ट कंट्रोल सिग्निफिकेंट वेल्थ, वेल्थ होती है टेम्पल्स के पास, लोगों का भी भला करते थे। टेम्पल प्लेइंग ए सेंट्रल रोल इन लोकल इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिटी वेलफेयर। अब कल्चर की बात करें बेटा, तो अकबर के टाइम पे भी आपने देखा था बहुत सारे विद्वानों को अकबर ने बुलाया था। और जहांगीर भी आर्ट में, बेसिकली पेंटिंग में जहांगीर भी डिवोटेड थे। तो बेसिकली आर्ट लिटरेचर भी अच्छे से ग्रो कर रहा था। लेकिन क्या था, वॉर्स बहुत होते थे, लेबर बहुत बनाए जाते थे और टैक्सेस बहुत हाई थे और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो ये कुछ हार्डशिप थी एट दैट टाइम। सो इसके साथ हमारा मिडिवल पीरियड खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर सबको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा दोबारा से वीडियो को देखना, आप दोबारा से अच्छे से जब आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।